हेलो स्टूडेंट। तो सेमीकंडक्टर की तबाही मचाने के बाद मेरे ख्याल से अब आपका एनसीईआरटी का पोर्शन भी क्लियर, पीवाईक्यूज भी क्लियर, एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम भी क्लियर, और जो गलतियां हो रही थी आपकी मैंने हाथ पकड़ करके अब सही करा दी। अब बारी मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में 4 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से 4 टॉपिक? पहला टॉपिक हमारा एटम, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई से हमारा रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया है। थर्ड टॉपिक हमारा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक। फोर्थ टॉपिक हो गया वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो ये 4 टॉपिक्स हमारे होते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, जिनसे 4 क्वेश्चन रहते हैं, 4 क्वेश्चन। तो अब ये जो 4 क्वेश्चन है ये किसी भी हाल में हमारे गलत नहीं होने चाहिए। तो मैं आपको इसका पूरा वन शॉट बना करके दे रहा हूँ, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, सीख लेना। और फिर कल जो इसकी लाइव क्लास होगी जिसमें मैं पूरा एनसीईआरटी यानी आपका मेन थ्योरी पोर्शन जो होता है वो कवर कर दूंगा, और जो आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं उनको कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो बहुत क्रूशियल लेक्चर है। अगेन 4 क्वेश्चंस और सेमीकंडक्टर से 4 क्वेश्चन, यानी 8 क्वेश्चन का सेट हमारा तैयार है। तो आप देखोगे विद इन अ वीक हम लोग तकरीबन 12-15 प्रॉब्लम का सेट तैयार कर चुके होंगे, जो कि मतलब काफ़ी एक बड़ी चीज़ होती है नीट स्टूडेंट के लिए कि हाँ यार ये कॉन्फिडेंस, अब इसके सवाल गलत नहीं होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। एटम वाले टॉपिक में 2 चीज़ हम लोगों को स्टडी करनी है, पहले तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और फिर हमारा बोरो एटॉमिक मॉडल। तो पहले रदरफोर्ड की बात करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को गोल्ड न्यूक्लियाई की तरफ प्रोजेक्ट किया। तो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन उसके ये थे, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल हमारे सीधे चले गए क्योंकि साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। थोड़े बहुत अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गए कुछ एंगल पर, और 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस निकला। तो ये ऑब्जर्वेशन थे, ये बताते हैं ज़्यादातर स्पेस एम्प्टी है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि कोई एक ऐसी चीज़ है पॉजिटिवली चार्ज चीज़ जो उनको स्कैटर कर रहा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि जो स्कैटर कर रहा है यानी न्यूक्लियस, उसका साइज बहुत छोटा है क्योंकि 10,000 में से एक जो हेड ऑन कोलिजन कर रहा है वही वापस लौट रहा है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के सवाल देखने को मिलते हैं और स्कैटरिंग के सवाल देखने को मिलते हैं। तो अगर हमें क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है तो बहुत सिंपल सा अपना वही, जैसे मैक्सिमम इलोंगेशन कंप्रेशन हम लोग पढ़ चुके थे ना अपना सीएम कोलिजन के अंदर, वही वाली चीज़ है। तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनली जाकर के वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जब भी हम मैक्सिमम इलोंगेशन और कंप्रेशन करते थे तो भी यही कर रहे हैं, और क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल रहे हैं तो भी ये क्लोजेस्ट अप्रोच भी बेसिकली एक तरीके का मैक्सिमम कंप्रेशन ही हुआ, और क्या हुआ। सिमिलरली अगर हम लोग यहां पर देखें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर सेकेंड, तो इसका फॉर्मूला होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा/2। तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना है जिस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करेंगे। अब जैसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो अल्फा पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv²। ये तब यूज करेंगे जब हमें स्पीड दे रखी हो। अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे रखा हो तो QV एक्सेलरेटिंग यूज करेंगे। फाइनली क्या हुआ, लार्ज डिस्टेंस से प्रोजेक्ट किया था, इनिशियली कोई पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं। जब फाइनली ये पहुंचा तो वेलोसिटी 0 हो गई, और यहाँ जाकर के सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के हमें मिल गई। तो ये है इसका एक सिंपल सा एस्पेक्ट जिसमें हम लोग कवर करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को। जैसे पहला प्रॉब्लम आप देख रहे हो, ये कह रहा है अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। तो हमने एक अल्फा पार्टिकल को v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया। फायर्ड टुवर्ड्स गोल्ड न्यूक्लियस हैज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r। तो हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड न्यूक्लियस, अब गोल्ड का एटॉमिक नंबर जो होता है वो ध्यान रखना है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, इसकी तरफ हमने प्रोजेक्ट किया, और क्लोजेस्ट अप्रोच का जो डिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो हमें r देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जो कि हो गई QV एक्सेलरेटिंग, ठीक है ना, जहाँ V एक्सेलरेटिंग उसका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है उसको हम पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशन फ्रेम हो गई QV एक्सेलरेटिंग इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब चार्ज इसका हो गया +2e और इसका चार्ज हो गया ZE। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला KQ1 Q2/R होता है। तो K लिखा, Q1 की जगह आ गया 2e, Q2 की जगह आ गया ZE डिवाइडेड बाय R। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, जहाँ V एक्सेलरेटिंग को अभी हम थोड़ी देर में पुट कर देंगे, चार्ज भी हम अल्फा पार्टिकल का पुट कर देंगे, जो कि हमारा चार्ज हो जाएगा अपना 2e, ठीक है ना, और जो V एक्सेलरेटिंग है जैसा उसने बोला है। अब ये आगे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। कहता है प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल ऑफ 4v। अब प्रोटॉन को एक्सेलरेट करा एंड प्रोजेक्टेड थ्रू सेम गोल्ड न्यूक्लियाई हैव क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ। तो अब हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालना है प्रोटॉन का, जिसको हमने 4v से एक्सेलरेट करा के प्रोजेक्ट किया। तो इक्वेशन बनाते हैं, पहले इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल का चार्ज पुट कर देते हैं 2e v इक्वल्स टू k 2e टाइम्स ZE डिवाइडेड बाय r। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब प्रोटॉन को जब हम एक्सेलरेट करेंगे तो प्रोटॉन का जो चार्ज हो गया, प्रोटॉन का जो चार्ज हो गया वो हो गया E, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो गया 4v,
K इंटू ई इंटू जेड ई डिवाइडेड बाई आर डैश। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आपको पता है क्या करना चाहिए, दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो लेकर के आर की वैल्यू निकाल के दे दो। तो बहुत सिंपल हो गया, मेरे ख्याल से आप फर्स्ट स्टेप में इसको कर सकते हो। रेशियो ले लें तो ये रेशियो 1/2 आ गया। यहां पर अगर मैं चेक करूं बाकी सब कट जाएगा, ऊपर बचेगा हमारे पास 2 आर डैश डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से आर डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई विच इज इक्वल्स टू r/4। तो आप देख रहे हो क्लोजेस्ट अप्रोच का जो डिस्टेंस हो गया प्रोटॉन का, दैट इज 1/4 ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो मेरे ख्याल से इजिली मैनेजेबल है अब आपके लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये कह रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स गोल्ड न्यूक्लियस आर स्कैटर्ड एट 120 डिग्री बी 30 पार्टिकल्स पर मिनट। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर सेकंड या पर मिनट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 θ/2। अब ये बोल रहा है 120 डिग्री पर स्कैटर्ड होते हैं 30 पार्टिकल्स। तो इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं। तो 30 प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 θ/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 60। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ठीक है ना, जिसको हम पावर 4 में एक साथ ही ले लेंगे। अभी इसको मत टच करो, पढ़ा रहने दो फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जानना क्या चाह रहा है, देन अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर मिनट एट 90 डिग्री। तो मान लेते हैं n अल्फा पार्टिकल है, ठीक है ना, 1/4 साइन की पावर 4 और 45। अब मैंने क्यों बोला उसको मत करो, क्योंकि अननेसेसरी कैलकुलेशन लेंदी होती है। हम रेशियो ले लेंगे और कॉमन पावर लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो ज्यादा ईजी रहेगा। तो 30 डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है, और इस पूरे टर्म की पावर 4। अब चेक करो, ये बना √2/√3 की पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 4/9 आ जाएगा, ठीक है। 4/9 इसकी वैल्यू आ जाएगी, पावर 4 हम सॉल्व करेंगे तो ये बना 4/9। तो n का वैल्यू मेरे पास आया 270, या इसको भी डिवाइड कर लूँ तो 15/2 12.5, ठीक है। चलो अभी तो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 270 डिवाइडेड बाय 4। अब आप डिवाइड करके निकाल लो, इतने अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर स्कैटर्ड हो रहे होंगे पर मिनट। तो मेरे ख्याल से इजी टास्क है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बोर मॉडल पर आते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल से बोर मॉडल पर क्यों आना पड़ा, रदरफोर्ड ने सब कुछ बता दिया, बस वो कुछ चीजें नहीं बता पाया, जैसे कि अल्फा पार्टिकल जो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है न्यूक्लियस के, वो सर्कुलर पाथ में है। और मैक्सवेल की थ्योरी थी, कोई भी चीज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में, अब सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करेगी और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर जाकर के कोलैप्स कर जाएगी। तो एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं जस्टिफाई कर पाया था, दूसरा जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं हाइड्रोजन के अंदर, उसके बारे में इसने कुछ नहीं बता पाया था। तो इस वजह से ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया। अब बोर की थ्योरी आती है। बोर के हमारे 3 पोस्टुलेट हैं, ठीक है ना, उन पोस्टुलेट के ऊपर पूरी की पूरी ये थ्योरी बेस्ड है। और हमारा मॉडर्न फिजिक्स का एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व होना या ना होना भी उसी के ऊपर बेस्ड है, तो अच्छी तरीके से सीख लो। बोर का पहला पोस्टुलेट यही है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, बट वो उस ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट नहीं करते। इन ऑर्बिट को हम स्टेबल ऑर्बिट बोलते हैं। यानी हर एक सर्कुलर ऑर्बिट नहीं हो सकती कि किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में आपने घुमा दिया पकड़ के, नहीं, कुछ एक स्पेशल लाइसेंस्ड ऑर्बिट होती है। और लाइसेंस क्या होता है, उनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π h/2π। तो ये 2 बोर के पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सर्कुलर पाथ, तो हमने जो फोर्स लगाई उसे सेंट्रीपिटल के बराबर डाल दिया, सर्कल का कंसेप्ट। दूसरा लाइसेंस्ड ऑर्बिट का, यानी उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, यानी h/2π होगा। इन 2 रिजल्ट से हम निकालते हैं रेडियस, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, सब कुछ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ये आपको याद होने चाहिए। रेडियस का फॉर्मूला 0.53 n²/z, स्पीड का ये फॉर्मूला हो गया z/n। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये पूरे एज इट इज आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप इनको डिराइव नहीं करोगे, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड आप देख रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³, एज वेल एज करंट देखेंगे इलेक्ट्रॉन की वजह से, दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n⁵। अब ये जो चीज है ये मैंने आपको बताई थी मैग्नेटिज्म के अंदर, कि किसी भी घूमते हुए चार्ज पार्टिकल का m/l का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए E/2m हो गया, इनटू l की वैल्यू nh/2π डाली। अब n = 1 के लिए हमने जो डायपोल मोमेंट निकाला, ठीक है ना, तो या फिर हमने जो डायपोल मोमेंट कैलकुलेट किया, ये डायपोल मोमेंट मेरे पास आ रहा है ENH/4πm। तो ENH/4πm, n = 1 डाला तो ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ रही है फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए EH/4πm। इसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। सिग्निफिकेंस ये है कि ये डायपोल मोमेंट आप चाहे कोई सा भी एटम ले लो, सबके लिए सेम है, क्योंकि z के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा।
तो वापस से बोल रहा हूं, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, वो n के ऊपर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बड़ी मजेदार बात है। तो कोई ये बोले हाइड्रोजन और हीलियम में जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट है उनमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताओ, तो पागल होने की जरूरत नहीं है। n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्ट आपने रेशियो ले लिया, 1:1 आपको रेशियो मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का बोर मॉडल के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, z के ऊपर डिपेंड नहीं करता। n इक्वल्स टू 1 पुट कर दे तो जो डायपोल मोमेंट आता है उसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, और हर फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए ये कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये रिलेशन आपने मेरे से कहाँ सीखा था? ये रिलेशन आपने मेरे से ग्रेविटेशन में सीखा था, और मैंने बोला था यहाँ भी हम इसको यूज करेंगे। तो आप देखो, पहले तो एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो एनर्जी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। अब क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मिस मत करना। तो सर्कुलर ऑर्बिट है और रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का इन्फिनिटी पे लिया हुआ है, इसलिए ये रिजल्ट हमारा वैलिड है। याद आ गई वो सारी चीजें जो मैंने बोली थी ग्रेविटेशन के अंदर? तो E बराबर K बराबर मॉड U बाई 2 ये तब तक वैलिड है जब तक रेफरेंस इन्फिनिटी पर है और सर्कुलर ऑर्बिट है। अगर रेफरेंस इन्फिनिटी पर नहीं होगा तो ये रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। समझ गए आप मेरी बात? पोटेंशियल एनर्जी की वो वैल्यू नहीं आएगी जो आप यहाँ इस फॉर्मूले से निकालोगे। तो अब आप देखो, मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सॉल्व किया, तो हाइड्रोजन के लिए ऑब्वियसली तो एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की होगी -13.6, काइनेटिक एनर्जी इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, पोटेंशियल डबल कर दिया, ठीक है ना, -27.2। इसी तरह सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम इलेक्ट्रॉन को पहुंचाते हैं, कहाँ से कहाँ तक? ग्राउंड से फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n1 नहीं होता, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है उसके बाद वाली, ग्राउंड के बाद वाली, यानी n=2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट एंड अप टू सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के बिल्कुल ही बाहर निकाल दें तो उसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी निकालोगे तो यहां से यहां पहुंचाने की एनर्जी यानी +13.6, यहां से निकालोगे तो हो जाएगी +3.4, यहां से निकालोगे तो वो हो जाएगी +1.51। तो आप आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जाए तो जो टोटल एनर्जी है बस उसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि इन्फिनिटी तक पहुंचाने की एनर्जी, इन्फिनिटी की एनर्जी तो 0 ही होगी, और वहां तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी डिफरेंस लगेगा वो आ जाएगा पॉजिटिव में हमारे पास। ठीक है ना, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है ना, तो वो इसके जाने के करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन का, या ऐसे बोला जाए एटम का एक्साइटेशन 5th शेल तक हुआ है, इस शेल तक हुआ है, तो आप देखो 1 2 3 4 डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स उसने एब्जॉर्ब किए होंगे। तो अगर nth शेल तक एक्साइटेशन, मैंने बोला nth एक्साइटेशन लेवल नहीं बोला, मैंने बोला nth शेल तक एक्साइटेशन हुआ है, तो n-1 डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अगर एक्साइटेशन, ठीक है, अब मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, तो अगर एक एटम 5th एक्साइटेड स्टेट तक एक्साइट होकर के गया है तो कितने डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन एब्जॉर्ब होंगे? तो 5th एक्साइटेड स्टेट बोला तो n की वैल्यू 6 हो गई। 6 तक अगर गया है तो n-1 डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन यानी 5 डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे। कौन कौन से? 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 एंड 1 से 6। तो ये आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन इज n-1। अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये है नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन इन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन वापस से लौटता है, वापस से लौटते वक्त उसके पास कई ऑप्शन होते हैं, ये तो जरूरी नहीं वो डायरेक्ट लौटे। वापस लौटते वक्त अगर 5th शेल में एक्साइटेशन हुआ है 5th शेल तक, तो वापस लौटते वक्त 5 से 1 भी आ सकता है, 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, ठीक है ना। इसी तरह 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, इसी तरह 3 से 2, 3 से 1, इसी तरह 2 से 1। तो ऐसे करके नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन वो एमिट कर सकता है। तो मैं यहीं पे दिखा दूंगा आपको। तो देखना, यहाँ 5th से 1, फिर 4th से 1, फिर 3rd से 1, फिर 2nd से 1, इसी तरह 5th से 2nd, फिर 4th सेकंड, 3rd से 2nd, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ से कहाँ तक ले लिया? 5th से, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग 5th से 3rd, 4th से 3rd, उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं 5th से 4th। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप डिफरेंट वेवलेंथ देख रहे हो, सारे फर्स्ट शेल में आने वाले, ये 2nd में आने वाले, ये 3rd में आने वाले, ये 4th में आने वाले। गिनो, 1 2 3 4 डिफरेंट वेवलेंथ, 5 6 7 8 9 10, तो 10 टोटल डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन एमिशन स्पेक्ट्रम में मिले। अब इसमें और इसमें कौन से कॉमन होंगे? तो वही कॉमन होंगे जो फर्स्ट से जाने वाले हैं या फर्स्ट में आने वाले। तो ये जो 4 देख रहे हो, ठीक है ना, 2nd से फर्स्ट ये अवेलेबल है, 3rd से फर्स्ट ये रहा अवेलेबल है,
4th से 1st ये रहा अवेलेबल है, ये जो है ये भी यहाँ पर अवेलेबल है, 1 से 5 और 5 से 1, तो वेवलेंथ की वैल्यू तो सेम ही मिलेगी इनके लिए भी, ठीक है ना। तो जितने एब्जॉर्प्शन में सारे के सारे एमिशन में, बट साथ में कुछ और एक्स्ट्रा हैं। कौन से एक्स्ट्रा हैं? जो फर्स्ट को छोड़ करके हैं, सेकंड वाले शेल वाले एक्स्ट्रा हैं, थर्ड वाले शेल वाले एक्स्ट्रा हैं, फोर्थ वाले शेल वाले एक्स्ट्रा हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटोन इन एमिशन स्पेक्ट्रम निकालने का फॉर्मूला हो गया n(n-1/2). अब आप n की जगह 5 पुट कर दो, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20/2 मतलब 10। तो आप गिनती करके देख लो, 10 ही निकल रहे हैं यहाँ पर। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स इन एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता सकते हैं। अब इन फोटोन की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, ये हम बोर के थर्ड पोस्टुलेट में भी देख लेंगे। तो जैसे अब ये प्रॉब्लम देखो, मैंने आपके लिए पहले प्रॉब्लम रख दिया है वो इसलिए ताकि एक बार जो पढ़ा है ना कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए। तो ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ पोटेंशियल एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट इज टेकन टू बी 0। पहला सवाल ही आ गया आपका धमाकेदार, ठीक है ना। यानी रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ना लेकर के सेकंड शेल के अंदर अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 ली जाए तो बताओ फर्स्ट की टोटल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल कितनी होगी। अब ये सवाल करने का तरीका मैंने क्या बताया, पहले का लिखो जो हमें पता है, फिर बाद के लिए, ठीक है ना। और क्या चीज सेम रहती है, आपको ग्रेविटेशन में सिखाया था, जो डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो डेल्टा यू का जो पहले का वैल्यू होगा और जो बाद का वैल्यू होगा दैट विल बी सेम। तो डेल्टा यू पे हम काम करेंगे। फिलहाल हम फर्स्ट और सेकंड इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि सेकंड को बनाया रेफरेंस और बाद में पूछा फर्स्ट का। पहले हम पुराना वाला लिख लेते हैं। तो टोटल एनर्जी -13.6, काइनेटिक एनर्जी बस इतनी ही +13.6, पोटेंशियल एनर्जी -27.2, ठीक है। इधर की टोटल एनर्जी -3.4, काइनेटिक एनर्जी प्लस की 3.4, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस की 6.8। तो ये सब हमने लिख लिया, ठीक है। अब आ जाओ इधर, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी u2 डैश दैट इज इक्वल्स टू 0, u1 डैश दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को इक्वेट कर लेते हैं, इससे हमें पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट की पता चल जाएगी, फिर आगे बताता हूँ। तो हम यहाँ पर इक्वेट करें तो u2 डैश माइनस u1 डैश इक्वल्स टू u2 माइनस u1, ठीक है। तो u2 डैश हो गया 0, u1 डैश हमें कैलकुलेट करना है, u2 माइनस u1 करें, ये माइनस ये करें तो ये प्लस में आ जाएगा रिजल्ट। और 27.2 में से 6.8 में माइनस करूं, 12 में से 8 गया 4, ठीक है। और इधर बचा मेरे पास 6, 20.4, तो 20.4 आ रहा है। तो u1 डैश का वैल्यू बेसिकली आ गया -20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने क्या किया, ये कैलकुलेट कर लिया एंड दिस वैल्यू ऑफ u1 डैश इज -20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे की कहानी सुनो, ठीक है। अब आगे की कहानी, हमने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, जहां उसका रेफरेंस दे रखा था उसे लेते हुए डेल्टा यू लेते हुए। अब हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता रेफरेंस से, वो जितनी पहले रहती है उतनी बाद में रहती है, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड से एसोसिएटेड है। स्पीड तो इलेक्ट्रॉन की थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, आप अपना रेफरेंस चेंज करोगे तो। इसलिए जो यहां वैल्यू है वही यहां कॉपी कर दो, समझ गए। यहां जो वैल्यू है पहले वाला वही यहां कॉपी कर दो। अब टोटल एनर्जी होती है k प्लस यू का सम। तो ये अपने उस फॉर्मूले से नहीं आएगी, पता चले वहां फॉर्मूला लगाने बैठ गए कि इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, नहीं भाई, वो तब होता है जब सर्कुलर ऑर्बिट और रेफरेंस इन्फिनिटी पर हो। तो ये इन दोनों का सम, तो इधर आ गया 3.4, ठीक है। इधर निकालते हैं E1, देख लो 3.4 प्लस का आ रहा है, यहां क्या था माइनस का 3.4 था, ओके। अब E1 निकालते हैं, इन दोनों का सम, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का, ठीक है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, 14 में से 8 गया 6, और इधर आया मेरे पास 19 में से 6.6, देख लो पूरी तरह वैल्यू पलट गए, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर तरीका होता है जिससे हम रेफरेंस चेंज होने वाले सवालों को करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम माना जाता है। चलते हैं आगे। दूसरा सवाल टाइम पीरियड के ऊपर बेस्ड है। ये कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n2 से n1 सच दैट टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बिकम 1/27। तो T2 की जो वैल्यू है दैट इज 1/27 ऑफ T1। अब जानते हो इससे क्या पता चलेगा, तो T1 हो गया 27 T2, ठीक है। यानी T2 का जो वैल्यू है वो कम है और T1 का जो वैल्यू है वो ज्यादा है। हमें अच्छी तरह पता है, चलो हमें पता है, मेरे को तो पता है, मैं आपको भी पता लगवा दूं कि अभी अभी हमने पढ़ा टाइम पीरियड का रिलेशन, ये रहा प्रोपोर्शनल टू NQ। तो जहां का टाइम पीरियड ज्यादा होगा वो हायर शेल होगा, सही है, और जहां का टाइम पीरियड कम होगा वो लोअर शेल होगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब आ जाओ आप
सवाल पे कहाँ गया, ये रहा। तो T1 ज़्यादा है, T2 कम है, तो हमने T1 की जगह T प्रोपोर्शनल टू N क्यूब ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो N1 क्यूब इक्वल्स टू 27 टाइम्स N2 क्यूब, ठीक है। तो N1 इक्वल्स टू 3N2। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि N1 वाली हायर शेल है, N2 वाली लोअर शेल है। तो ये कह रहा है देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N2 एंड N1। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, ये हम ऑप्शन बेस्ड होगा, ठीक है ना। यानी वो ऑप्शन जिसमें N1 बराबर 3N2 सेटिस्फाई करेगा वो हमारे राइट आंसर होंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे N2 को आपने 1 डाला तो N1 आपको 3 मिल गया, देखना पड़ेगा ऑप्शन में। N2 को आपने 2 डाला तो N1 की जगह 6 मिल गया। N2 को आपने 3 डाला, N1 की जगह आपको 9 मिल गया। तो ये पॉसिबल, ऐसे चलते चले जाएंगे इनफाइनाइट नंबर, बट हमारे पास तो फाइनाइट आंसर होंगे ना। 4 में से हम जो ऑप्शन इसको मैच करेगा उसको टिक मार देंगे। ये प्रॉपर प्रॉब्लम होता है जो टाइम पीरियड के ऊपर बेस्ड होता है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड पे बन जाता, मैग्नेटिक फील्ड बोल देता कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इक्वल्स टू 1/32। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली या डायरेक्टली ये चेक कर लो, क्योंकि एक भी इधर उधर गया ना, ऊपर की जगह नीचे लिख गया आपसे गलती से, तो फिर गई भैंस पानी में। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 5। तो यहाँ n की पावर 5 के हिसाब से चलता है। तो हायर शेल में फील्ड कम रहेगी, लोअर शेल में फील्ड ज्यादा रहेगी। अब आप उसको पुट करके N1 N2 का रिलेशन निकाल सकते हो। तो बेसिकली इसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल होते हैं जिसमें हमें प्रोपोर्शनलिटी का खास ख्याल रखना होता है और प्रॉब्लम अटेम्प्ट। अब चलते हैं आगे। अब अगला सेक्शन आप देख रहे हो स्पेक्ट्रल लाइंस का, ठीक है ना। अब जैसे अभी मैंने आपको एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताया, अब स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालते हैं। तो यही जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है हायर से लोअर शेल में, तो बोर का थर्ड पोस्टुलेट आता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है या एक्साइट हो रहा है, तो जो एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी है उसके बराबर का फोटोन एमिट होता है। यानी हम डेल्टा ई को यानी E2 माइनस E1 को पुट कर देते हैं SC/λ। अब जो एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाला हुआ था -13.6 Z²/n², उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहां से मेरे पास स्पेक्ट्रल लाइंस यानी लैम्डा निकालने का, वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला तैयार हो जाता है 1/λ RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। अब हम इसको स्पेक्ट्रल लाइंस के हिसाब से ब्रेक करते हैं। जैसे लाइमन हम वो लेते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर आकर के गिर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर आकर के गिरता है तो ऐसे में सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलता है और वेवलेंथ सबसे कम होती है, वॉट एवर बी द अदर शेल्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट शेल में आने पर एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम, ठीक है। तो इसलिए लाइमन की जो वेवलेंथ आप देख रहे हो सबसे कम होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। और बताऊं, यहां से यहां जैसे जैसे फर्स्ट शेल में गैप बढ़ता जाता है एनर्जी और बढ़ती चली जाती है, ठीक है, वेवलेंथ और कम होती चली जाती है। तो ये जो मैक्सिमम एनर्जी होगी ना इन्फिनिटी से 1, इसको हम बोलते हैं सीरीज लिमिट। तो सीरीज लिमिट और फर्स्ट लाइन ये वेवलेंथ के हिसाब से नहीं चलते, ये एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से चलते हैं। कम से कम एनर्जी डिफरेंस को फर्स्ट लाइन बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी डिफरेंस को सीरीज लिमिट बोलेंगे। अब चेक करो, वेवलेंथ देखोगे तो बिल्कुल उल्टी मिलेगी। सीरीज लिमिट में एनर्जी सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम मिलेगी। फर्स्ट लाइन में एनर्जी सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा मिलेगी। तो उल्टा ही प्रोसीजर चल रहा है, यहाँ की वेवलेंथ कम और फिर यहाँ की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है ना। वो निकालेंगे कैसे, हम सिर्फ इसके अंदर N1 N2 डाल करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से दूसरी जो सीरीज डिफाइन होती है दैट इज बामर। बामर में हम इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के अंदर ट्रांजिट कराते हैं। तो 3 से 2 आया, 4 से 2 आया, 5 से 2 आया एंड अप टू सो ऑन। जैसे अच्छा सेकंड शेल के अंदर गिर रहा है तो एनर्जी फर्स्ट वाले से कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो बामर की वेवलेंथ ज्यादा आती है, ये विजिबल रीजन में लाई करता है। 3 से 2 आने पर हम बोलते हैं H अल्फा, अगला H बीटा, अगला H गामा, ठीक है ना। H अल्फा वाले का कलर रेड, फिर ब्लू और फिर वॉयलेट। तो इनके कलर के नाम होते हैं H अल्फा, H बीटा, H गामा, ये भी याद रखने होते हैं। फिर हमारा थर्ड शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आकर के गिरता है तो हम बोलते हैं पाशन सीरीज, फोर्थ में ब्रैकेट, फिर अप टू सो ऑन। इसी तरीके से सीरीज चलती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख लो लाइमन, बार्मन, पाशन, ब्रैकेट, फोन सीरीज एंड अप टू सो ऑन, हमारी ये सीरीज की वैल्यूज चलती है। इसमें जो रिलेशन है वो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा एनर्जी लाइमन में तो सबसे कम इसकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट, फिर बामर सीरीज विजिबल में, पाशन इंफ्रारेड में एंड ये आगे चला जाता है तो इसकी वेवलेंथ रेंज और आगे चली जाती है। तो हमारे काम के बेसिकली ये 3 ही आते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं में घुमाए जाते हैं। अब क्या करते हैं,
अगर यहां पर हम रिकॉइल ऑफ एटम कंसिडर करें, भाई रिकॉइल कहां से आया, भाई फोटोन आगे निकला है, तो पूरा एटम जो रेस्ट पर था वो मोमेंटम कंजर्वेशन कराने, फोटोन के पास अपना मोमेंटम होता है, कंजर्वेशन कराने के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करता है। तो कभी भी आपको रिकॉइल ऑफ एटम को डिस्कस करना है तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन से डिस्कस करोगे, एटम का मोमेंटम और फोटोन का मोमेंटम। फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला E/c या h/λ होता है। पुट करते हुए हम इधर से एटम की स्पीड या उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल है, अभी दिखाऊंगा। अब जैसे इस प्रॉब्लम पर आते हैं ये कह रहा है हाइड्रोजन एटम इन 5th एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो 5th एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो मैंने जानबूझ करके इस एक्साइटेड स्टेट वाले टर्म यूज करें ताकि आपके वो कंसेप्ट क्लियर है। 5th एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन से शेल में हो गया, 6th शेल में। तो इलेक्ट्रॉन इन 5th एक्साइटेड स्टेट जम्प्स टू ग्राउंड स्टेट, द नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो 6th शेल तक एक्साइटेशन हुआ है, तो कितने डिफरेंट वेवलेंथ निकलेंगे तो आपके सामने बना दे रहा हूँ। ठीक है ना, वैसे इतने की ज़रूरत हमें है नहीं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो निकले 1 2 3 4 5, कहाँ पे, फर्स्ट शेल लाइमन वाले। कभी ये भी पूछ ले कितने लाइमन है, कितने बामर है, कितने पाशन है, कितने ब्रैकेट हैं, तो भाई थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ये हो गए हमारे बामर वाले, ठीक है ना। इसी तरीके से ये हो गए हमारे पाशन वाले, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये हो गए हमारे लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, ठीक है ना। और फिर ये लास्ट में फुंड सीरीज। तो इतने निकले, ठीक है ना। अब यहाँ तो हम गिनती करें पागलों की तरह, या हम सीधे फॉर्मूला लगाएं n(n-1) डिवाइडेड बाई 2, तो यही बेस्ट है हमारे लिए। तो 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी आ जाएगा 15। गिनती करके देख लेना, 15 मिलेंगे। कितने लाइमन, कितने बार्मर, कितने पाशन, कितने ब्रैकेट, सब मैंने स्कैटर करके आपको बता दिए। आप यहाँ से काउंट करके आंसर दे सकते हो कि यार इसके अंदर इतने लाइमन, इतने बार्मर, इतने पाशन, इतने ब्रैकेट, इतने फुंड सीरीज के हैं, ठीक है ना। तो इतने डिफरेंट वेवलेंथ प्रोटॉन, वो भी कौन से कहाँ के, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो ईजी टास्क हो गया अब आपके लिए। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम 3rd एक्साइटेड स्टेट टू 1st, एमिट्स फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। वापस से बनाते हैं, तो 1 2 3 4, कहां से कहां जंप मार रहा है, 3rd एक्साइटेड स्टेट यानी 4th शेल से 1st एक्साइटेड स्टेट यानी 2nd शेल। तो यहां से यहां तक, ठीक है ना, ये जंप मार रहा है और फोटोन एमिट कर रहा है लैम्डा वेवलेंथ का। देन सीरीज लिमिट ऑफ बामर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा विल बी। तो हमें बामर की सीरीज लिमिट बतानी है। अब सीरीज लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी वाला। ये बामर का सीरीज लिमिट हुआ, यानी इन्फिनिटी से 2 वाला। इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा डैश होगा वो हमें लैम्डा के टर्म में बताना है। अब ये कैसे हम परफॉर्म करें, तो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है ही सही, हम वही यूज करेंगे। तो पहले हम इसके लिए लगा लेते हैं, तो 1/λ (r(z²), 1/n1², n1 की वैल्यू हो गई 2, -1/n2², ये हो गया 16। ठीक है, तो आपके सामने रिजल्ट आ गया, (r(z²), 16 - 4 = 12/4 × 16, तो 4 3 = 12। तो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू आ गई 16/3rz², फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसी तरह लैम्डा डैश के लिए काम कर लेते हैं, तो 1/λ' हो गया (r(z²), 1/4, ठीक है ना, -1/∞, इन्फिनिटी का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 0, लैम्डा डैश की वैल्यू मिल जाएगी 4/rz। वैसे तो लैम्डा डैश सीधे सीधे आ गया, बट वो कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बताओ, और खूब पूछा गया आपके नीट एग्जाम के अंदर, तो कुछ नहीं, रेशियो ले लेंगे। तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/rz² × 16/3rz², ठीक है। तो यहाँ से rz² कटा, 4 4 = 16, तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/4, तो लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई 3/4 लैम्डा। ये हमारा राइट आंसर जाएगा। तो फर्स्ट राउंड में ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड ही है, इजी प्रॉब्लम है। आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एनर्जी ऑफ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये कह रहा है एनर्जी ऑफ 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल हीलियम एटम। अब देखो हीलियम एटम क्या होता है, हीलियम एटम की बात चल रही है, न्यूक्लियाई की नहीं। हीलियम एटम 2He4 एटम की बात चल रही है, बार बार बोल रहा हूं। तो एटम के अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, और भाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस 4 हो गए, तो 2 प्रोटॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये हीलियम का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है, और बाहर फर्स्ट शेल के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
हाइड्रोजन ये जो बोर मॉडल है ये वैलिड होता है हाइड्रोजन लाइक के लिए, यानी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो ये इसके लिए तो वैलिड नहीं है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है आप एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, नहीं लगा सकते आप। वो सिर्फ वैलिड होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है 24.6 की एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, यानी इस इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक को पकड़ लो, ऐसा तुम ना इसकी शक्ल अलग इसकी शक्ल अलग, कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन ले लो। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की मतलब आयनाइज कराने की एनर्जी इसने खुद दे दी, क्योंकि हम लगा नहीं सकते, हमारी औकात के बाहर है। हमारी औकात है सिर्फ हाइड्रोजन लाइक या हाइड्रोजन, ठीक है। तो फर्स्ट की एनर्जी इसने दे दी 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन को, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने की। अब इसको निकाल दिया तो ये बना हीलियम प्लस, है ना। इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब इसको निकालने की एनर्जी हम खुद पता कर लेंगे, ठीक है ना। यानी हीलियम प्लस की n बराबर 1 की एनर्जी निकाल लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्यों ले लेते हैं, इन्फिनिटी तक पहुंचाना है ना, तो जस्ट उसका अपोजिट ले लो, वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। तो E1 का फॉर्मूला हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन। अब लगाया मैंने फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा, Z²/n², ठीक है ना। प्रॉपर वैल्यू डालते हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर इसका कितना है, सामने दिख रहा है 2, तो ये 4 आ गया। n की वैल्यू कितनी है 1, तो ये नीचे 1 आ गया। तो इधर रिजल्ट हम चेक करेंगे, 6 4 जा 24, 2 4 3 12 13 14 और 1, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी यानी मॉड E1 की मॉड E2 लिख देता हूं इसको, तो मॉड E2 की वैल्यू हो जाएगी +54.4। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने की इतनी एनर्जी हो गई, ये हम नहीं बता सकते थे, ये उसने बता दिया, ठीक है ना। दूसरे की हमने खुद बता दी, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक बचा, तो दूसरे की एनर्जी इतनी मिल गई 54.4। अब ये कह रहा है देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इन दोनों का सम। तो ऐड कर देते हैं, 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनको ऐड करें, ये इधर आ गया 4 4 8 और 1 9 और 5 2 7, 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टोटल एनर्जी लगेगी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, जिसमें से पहली एनर्जी अपनी औकात के बाहर थी, वो एग्जामिनर ने बताई, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक नहीं था। फिर जैसे ही हाइड्रोजन लाइक बना, हमने अपना खेल खेल दिया, सही है। अब इसी तरह लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लिथियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 की हमें नहीं पता भाई, ठीक है, 2 की तुम बताओ, बाकी जो एक बचा ना वो अपनी हैसियत है, वो हम बता देंगे और हम सवाल को कर लेंगे। अब टोटल पूछेगा तो जो 2 की उसने बताई है उनको जोड़ करके तीसरे में हमने जो फॉर्मूला लगा करके निकाली है, बस ये इतनी हमारी मेहनत है इस सवाल के अंदर। तो आई होप आप कर लोगे। देखो कह रहा है एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक आयन। तो अब बात चल रही है हाइड्रोजन लाइक आयन की, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इतना। तो हाइड्रोजन लाइक है, अब हमें नहीं पता कौन है, ये कोई भी हो सकता है, यानी एटॉमिक नंबर Z, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचवाना है, यानी 2 में पहुंचाना है, n = 2 में। यहां से यहां पहुंचाने की जो एनर्जी है ना, डेल्टा E इसका नाम डाल देता हूं, दिस इज कितना 40.8, ठीक है। ये कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज कंप्लीटली फ्रॉम ग्राउंड स्टेट विल बी, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट से पूरा ही बाहर भगाना है, ठीक है, उसकी एनर्जी बता दो कितनी होगी। अब ये हम कैसे बताएं, आपको सर हर बार में बोल रहे हो कैसे बताएं, बताना तो आपको ही है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। हमें ये बताएं कि अगर n को 1 डालेंगे तो ये Z के टर्म में जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²। Z1 हम तभी डाल सकते हैं जब ये हाइड्रोजन होता, वो है नहीं तो हम पुट नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं, E2 की वैल्यू देखते हैं। E2 की वैल्यू होगी -3.4, कुछ नहीं, n की जगह 2 डाला, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हमें इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, उससे क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस से हमें Z² का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। Z मिल गया, Z को यहाँ पुट करते ही हमें फर्स्ट शेल की एनर्जी मिल जाएगी और इसका मॉड लेते ही हमें आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी। अप्रोच सेट हो गई। तो डायग्राम बनाया, उससे समझ आया कि क्या लॉजिक लगाना है। तो मैंने खाली सिंपल फॉर्मूला बेस नहीं रखे हुए हैं, लॉजिकल भी रखे हुए हैं कि ऐसे आए तो भी आप करके आ जाओ। तो अब E2 - E1 का जो डिफरेंस है दैट इज 40.8। अब ये डिफरेंस लोगे तो ये बन जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² 40.8। Z² की वैल्यू ये तो सीधे डिवाइड हो गया 4 के बराबर हो गया, ठीक है ना। Z की वैल्यू मिल गई 2। अब हमें एटॉमिक नंबर मिल गया, हमें कोई ना रोक सकता, ठीक है ना। हम इजीली सवाल कर लेंगे। हमें यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। पहले हम इसकी एनर्जी लिख लेते हैं, 13.6 × 4 यानी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आयनाइजेशन एनर्जी बस इसका मैग्नीट्यूड ले डालो, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे आयनाइज कराने की एनर्जी हो जाएगी। मेरे ख्याल से मजेदार था, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये कह रहा है हाइड्रोजन एटम एमिट्स फोटोन
n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल टू 1, इट्स रिक्वायल स्पीड। आ गया ना, देखो अपने आप मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो ये था हाइड्रोजन एटम जो कि इनिशियली रेस्ट पर था। अब इसने क्या एमिट किया, फोटोन एमिट किया। क्यों एमिट किया, क्योंकि 3 से 1 में ट्रांजिशन हुआ, ठीक है ना। ये फोटोन यहाँ निकला, अब फोटोन इधर निकला तो ये रिकॉइल मारा पीछे की तरफ v स्पीड से। फोटोन की मोमेंटम को हम p ले लेते हैं, तो दोनों के मोमेंटम को बराबर कर देते हैं। तो mv इक्वल्स टू p, p इज मोमेंटम ऑफ फोटोन, और फोटोन का मोमेंटम हम पुट करेंगे e बाई सी या h बाय लैम्डा। तो मैं प्रेफर करूंगा h बाय लैम्डा, क्योंकि 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला अवेलेबल है। तो mv इक्वल्स टू h, 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला डाला, आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया v इक्वल्स टू एच आर डिवाइडेड बाई एम, जेड हो गया 1, हाइड्रोजन है, और 1 बाय n1 स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो ये बनेगा 8 बाय 9, तो 8 एच आर डिवाइडेड बाय 9m, ठीक है। अब आपको इनकी वैल्यू डालनी है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 1.09 इंटू 10 की पावर 7 होती है, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, ठीक है ना। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम पता है। तो सब कुछ पुट करके अब बस हमसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो स्पीड, रिक्वायल स्पीड मेरे पास आ गई 8 बाय 9, एच की वैल्यू 6.634 है। तो आप इसे 20 बाई 3 लिख लो, कैलकुलेशन आसान रहेगी। ये डी ब्रोगली में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो 20 बाई 3 इंटू 10 की पावर -34, R की वैल्यू 1.09 इंटू 10 की पावर 7, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.6 इंटू 10 की पावर -27। तो एक काम करो इसको तो 1 ही ले लो, काम हटा दो इसको पूरा का पूरा। 8 2 जा 16 हो गया, ठीक है ना, और 0.2 हो गया, और 0.2 से ये हमारे पास 100 आ गया, काम खत्म पूरा का पूरा। तो 100 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 10 की पावर, अब 10 की पावर मैनेज करते हैं, ये ऊपर भागा 20 हो गया, 20 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मेरे पास बचा -14। तो -14 मीटर पर सेकंड, दिस इज रिक्वायल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम। कोई दिक्कत नहीं, सीधे एक बार में सटासट प्रॉब्लम हमने निपटारा कर दिया। तो मेरे ख्याल से अब आप भी कर सकते हो, कोई बड़ा काम तो नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये अब सिंपल वर्जन हो गया हमारे लिए। चलते हैं आगे। अब आप प्रॉब्लम देख रहे हो, ये एक और प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक। तो बामर सीरीज का हाइड्रोजन लाइक और फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन हाइड्रोजन वाला है, तो Z बता दो। पहले हम इसका एक बार पिक्चराइजेशन कर ले, 1 2 3 1 2 3। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन कहां पर होगी, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन होगी मिनिमम एनर्जी वाली। दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन फॉर हाइड्रोजन। तो यहां से जो वेवलेंथ मिल रही है, अच्छा फिर ये बोल रहा है सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। अब बामर कौन होता है, बामर होता है सेकंड में आने वाला, उस पे भी सेकंड लाइन कौन होता है, ये हो गया मिनिमम, ये हो गया सेकंड लाइन। तो इसका वेवलेंथ सेकंड लाइन का, पर ये मुसीबत है, ये हाइड्रोजन लाइक का है, ठीक है, यानी इसका हमें Z नहीं पता। कह रहा पर ये दोनों बराबर है, तो Z बता दो। तो अब जैसा बोल रहे हो वैसे ही कर दो, खत्म होगी बात, क्यों अपना दिमाग लगाना। तो इसके लिए 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला लगाया, 1 बाय, इसको लैम्डा 1 नाम दे देता हूँ, इसको लैम्डा 2 नाम दे देता हूँ, है ना। तो 1 बाय लैम्डा 1, तो ये R Z की जगह यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि वो हाइड्रोजन है। इधर आ गया 1 माइनस 1 बाय 4, तो ये बन गया मेरे पास 3R बाय 4। अब 1 बाय लैम्डा 2 लिख लेता हूँ, तो ये बना मेरे पास R Z स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16, तो एलसीएम ले करके मेरे पास बना R Z स्क्वायर, ऊपर आ गया 12, 4 3 जा 12, तो 3 बाय 16, ठीक है। तो ये फाइनली रिजल्ट आ गया कि ये दोनों बराबर है। कर दो बराबर, जो बोल रहा है वो करते जाओ, उसको तो मना ही मत करो एग्जामिनर को। 3 बाय 16 R Z स्क्वायर, R से R कटा, 3 से 3 कटा, यहाँ पर Z स्क्वायर का वैल्यू 4 आ गया, Z का वैल्यू 2 आ गया, हमें पता चल गया कौन सा है हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है ना। तो ये हो गया हीलियम, तो हीलियम की बात चल रही है, Z की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, मैंने नॉन फॉर्मूला बेस्ड भी करा दिए, COP वाले भी करा दिए। आई थिंक प्रैक्टिस बढ़िया सी हो गई। एक और देखो, ये कह रहा है रेशियो, ये भी खूब पूछा जाता है कि लाइमन बामर के इंडियन सीरीज लिमिट और उसका रेशियो बता दो, ठीक है, करते हैं इसको। कह रहा है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बामर। अब सीरीज लिमिट ऑफ बामर कहाँ पर होती है, अब तो आ गया होगा अब आपको, ठीक है ना। सीरीज लिमिट ऑफ बामर होती है इन्फिनिटी से 2 वाली, तो इसकी वेवलेंथ का रेशियो बता दो। और सेकंड लाइन ऑफ पास्चन, पास्चन कहाँ पर होता है देखते हैं, ठीक है। लाइमन बामर पास्चन, पास्चन होता है 3 में, ठीक है, और उस पर भी सेकंड लाइन, ये होगी फर्स्ट लाइन, ये होगी सेकंड लाइन, ठीक है। तो कहता है इनका रेशियो, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 नाम दे दो, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 नाम दे दो। तो 1 बाय लैम्डा 1 फॉर्मूला यही की है हमारे पास। और बात किसकी चल रही है, कुछ नहीं बोला,
ये बोला ही नहीं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाइक है, कोई बात नहीं, हम Z लेते हुए चल लेंगे, रेशियो में तो कट ही जाना है, तो हमारी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट आ गया R(Z²) 1/4, तो λ1 की वैल्यू आ गई 4/RZ²। ठीक है, इधर आ जाते हैं, तो 1/λ2 की वैल्यू होगी RZ², 1/9, और ये कहाँ से कूदा है, 1 2 3 4 5 से 3 में कूदा है, तो 1/9 माइनस 1/25, तो 1/λ2 की वैल्यू 25 और 9 यानी ये 16 बचा। ठीक है, और RZ² इंटू 16/9 इंटू 25, मल्टीप्लीकेशन बाद में देख लेंगे, तो λ2 की वैल्यू 9 इंटू 25/16 RZ²। अब हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, तो रेशियो ले लेते हैं, तो λ1/λ2 का रेशियो मेरे पास आ गया 9 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 16 यानी 64। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लो ऊपर ठीक है ना, रिजल्ट 225 डिवाइडेड बाय कितना बन जा रहा है, ये 225 डिवाइडेड बाय 64 इसका रेशियो आ रहा है λ1/λ2 का। तो कहीं कोई मुसीबत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत प्यारा सिंपल सा टॉपिक है, आपने प्रैक्टिस पूरी भरपूर कर ली, सवाल 100% सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाते हैं न्यूक्लियाई। भाई ये चैप्टर अच्छा था पर इन्होंने बर्बाद कर दिया, क्या हटा करके, अल्फा बीटा गामा भी हटा दो, रेडियो एक्टिविटी भी तब बचा गया फिर चैप्टर में, तो बचे तो हमारे ये न्यूक्लियर वॉल्यूम, बाइंडिंग एनर्जी, छोटे मोटे सवाल। आ जाओ, तो न्यूक्लियर रेडियस देखें, तो न्यूक्लियर रेडियस होता है मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ये इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 1.2 फेम्टोमीटर। वॉल्यूम अगर हम चेक करें तो स्फेरिकल मानते हुए चलेंगे, ठीक है ना, तो 4/3 πr³ हो गया, तो न्यूक्लियर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। न्यूक्लियर डेंसिटी आप देखोगे तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और इसकी वैल्यू चाहे आप हीलियम के लिए देखो चाहे यूरेनियम के लिए देखो, ये 10⁻17 के ऑर्डर की होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स की बात करते हैं यानी न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, ठीक है ना, कुछ फेम्टोमीटर तक ही एक्टिव होती हैं, उसके बाद उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, पर शॉर्ट रेंज होती हैं बट स्ट्रॉन्ग इन मैग्नीट्यूड होती हैं। तो अब जब न्यूक्लियस के अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगी। तो न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन तीनों के बीच में एक्ट करेगी। न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर चार्ज, तो इसका मतलब ये इनके चार्ज वार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना, पीवीटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर। तो ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर की होती है फोर्स, और शॉर्ट रेंज में एक्ट करती है। अच्छा, अब इसमें कूलम फोर्स भी एक्ट करेगी, बट न्यूक्लियर फोर्स उस रेंज में कूलम से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो इसलिए डोमिनेटिंग न्यूक्लियर होती है, इसलिए एक न्यूक्लियस के अंदर इतनी छोटी सी जगह में भी प्रोटॉन टिका रहता है। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, एफ नेट इन प्रोटॉन प्रोटॉन, तो दैट विल बी एफ न्यूक्लियर माइनस एफ कूलम, ठीक है ना। अगर हम इसमें बात करें एफ नेट बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियर होगा, भाई अगले का चार्ज ही नहीं है तो कहां से लाओगे कूलम। एफ नेट बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें भी सिर्फ एफ न्यूक्लियर होगा। तो अगर नेट फोर्स की बात करोगे तो इन दोनों की नेट फोर्स तो बराबर है, बट इसकी नेट फोर्स थोड़ी सी कम पड़ जाती है। तो क्वेश्चन कंसेप्चुअल और बहुत केयरफुली आपको करना है कि नेट फोर्स पूछी जा रही है या न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर तो तीनों में बराबर है, बट नेट फोर्स जो होता है प्रोटॉन प्रोटॉन में थोड़ा सा कूलम की वजह से कम होता है। इसका एक ग्राफ भी होता है वो ग्राफ हमारा इस तरीके से होता है, ये 0.8 फेम्टोमीटर इक्विलिब्रियम की पोजीशन को दिखाता है। इससे बाहर जाते ही, ठीक है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ है, इससे बाहर जाते ही नेचर अट्रैक्टिव हो जाता है, इसके अंदर आते ही नेचर रिपल्सिव हो जाता है। वो कैसे डिफाइन करते हैं, स्लोप से चेक कर लेते हैं। यहाँ स्लोप चेक करो, स्लोप हो गया du/dr, स्लोप हो गया पॉजिटिव, तो फोर्स हो गई माइनस du/dr, यानी फोर्स हो गई हमारी नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पर, तो इधर फोर्स आ रही है नेगेटिव, नेगेटिव फोर्स मतलब डायरेक्शन फोर्स का लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इक्विलिब्रियम है, राइट साइड पे जाने पर फोर्स लेफ्ट, लेफ्ट पर जाने पर फोर्स राइट, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो ये जो पोजीशन है R0, ठीक है ना, 0.8 फेम्टोमीटर, ये वाला नहीं है वो, ठीक है ना, तो ये 0.8 फेम्टोमीटर इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन को इंडिकेट करता है। इसके बाद फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव हो जाता है, इससे पहले फोर्स का नेचर रिपल्सिव हो जाता है। तो ये भी अब आपका कवर हो गया। अब आ जाते हैं इसके छोटे मोटे प्रॉब्लम पर। तो जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है, पहले तो रेडियस के ऊपर होते हैं। तो कह रहा है इफ द न्यूक्लियस ऑफ 13 एल्यूमिनियम 27 हैज न्यूक्लियर रेडियस ऑफ इतना, देन रेडियस ऑफ 52 टेलोरियम 125। हमें पता है रेडियस प्रोपोर्शनल टू मास की पावर, मास नंबर की पावर 1/3। तो R1/R2 हमारा हो गया A1/A2 होल टू द पावर 1/3।
वैल्यू डाल देते हैं। R1 हो गया 3.6 फेम्टोमीटर, R2 हमें निकालना है। अब इसके मास नंबर को डाल दो, इसका हो गया 27 और दूसरे वाले का कहाँ गया 125, पावर 1/3। तो पावर 1/3 लोगे तो ये 3/5 बन जाएगा। तो R2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.2 × 5 यानी ये आ गया 6 फेम्टोमीटर। खत्म काम, सिंपल है ना, इजीली कर सकते हो आप ये सवाल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं हैवी न्यूक्लियस एट रेस्ट breaks into two fragment which fly off with velocities in the ratio इतना इतना। तो ये हैवी न्यूक्लियस था, अभी हमने एटम वाला किया था। तो जब भी कोई चीज ब्रेक हो रही है, ठीक है ना, दो फ्रेगमेंट में ये ब्रेक हो रही है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन, ये v1 से भागा ये v2 से भागा, मास m1 मास m2। अच्छा, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द फ्रैगमेंट्स, तो रेडियाई ऑफ द फ्रैगमेंट हमें उनका रेशियो बताना है। इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 27:1, तो इसको 27v, इसको v ले लो। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, ठीक है ना। मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो गया मास नंबर के। हमें किसका रेशियो निकालना है, रेडियाई का रेशियो निकालना है। तो अगर यहाँ मास नंबर का रेशियो पूछता हम वो भी बता देते, ठीक है ना। तो अब पर उसने पूछा है हमसे रेडियाई का, तो हमारी मजबूरी है, जो उसने पूछा हमें बताना पड़ेगा। 4/3 पाई r1³ आप समझ गए, मास को हमने ऐसे लिखा, टाइम्स ये स्पीड है 27v इक्वल्स टू रो 4/3 पाई r2³ इंटू v। तो अब आप चेक करो, रो 4/3 पाई, रो 4/3 पाई और ये v से v गया, तो यहाँ से r1/r2 की जो वैल्यू आ गई 1/27 होल टू द पावर 1/3 आ गई, यानी r1/r2 की वैल्यू हो गई 1/3। खत्म, मास नंबर पूछ लेता। तो हमें पता है रेडियाई का जो रेशियो होता है A1/A2 के पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। तो A1/A2 निकालेंगे, मास नंबर का रेशियो निकालेंगे, तो इसका क्यूब हो जाएगा, यानी 1/27, यानी जो स्पीड का रेशियो आ रहा है ना, वही हमारा मास नंबर का रेशियो यहाँ रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। हाँ, बस ये स्पीड आ रही है 27:1, ये थोड़ा सा इन्वर्स में आ जाता है। क्यों? क्योंकि v1/v2 m2/m1 होता। तो आई डोंट थिंक अब आपको इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन वाले में प्रॉब्लम आएगी। चलते हैं आगे। अब आ जाता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है यही बचा है बेचारे चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं, तो इसी पे काम कर लेते हैं। न्यूमेरिकल आना तय है, ठीक है ना, तो हम न्यूमेरिकल को हैंडल करना सीख लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो होती है किसी भी न्यूक्लियस को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में तोड़ने की एनर्जी। तो जैसे हमने ये न्यूक्लियस पकड़ा, इसको हमने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में तोड़ा। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? क्योंकि हम न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं फोड़ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो Z इसमें प्रोटॉन है और ये -Z इसमें न्यूट्रॉन है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी निकलती कैसे है? तो सबसे पहले हम मास डिफेक्ट निकालते हैं। तो हमने न्यूक्लियाई का मास लिया माइनस इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास किया, या ये माइनस ये किया। अब मैं इसमें लॉजिक बताऊं अगर वैसे चेक करोगे तो ये मास ज्यादा होगा और ये मास कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियाई जनरली स्टेबल होता है, अपने आप तो फूटता नहीं है जब तक रेडियो एक्टिव नहीं हो, ठीक है ना। तो जहां का भी मास ज्यादा होगा, ठीक है ना, जैसे इधर का मास ज्यादा है इधर का मास कम है, तो ये इंडिकेट कर रहा है हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। समझ गए, ये स्टेबल न्यूक्लियस है। तो आप ये डेल्टा एम निकालोगे तो इन जनरल ये डेल्टा एम नेगेटिव आएगा, क्योंकि इधर का मास कम होगा और इधर का मास ज्यादा होगा। अब इस डेल्टा एम को हम 931.5 MeV से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। यही खेल खराब कर देती है। ये जो डेल्टा एम आता है ये AMU में आता है, बहुत खतरनाक रिजल्ट। और 931.5 वैसे ही गंदा मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैंने जुगाड़ बनाया हुआ है। मैं ये नहीं करता क्योंकि हमें ऑप्शन मिलते हैं ना, तो मैं 900 MeV से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ईजी है ना टास्क, और 1000 MeV से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे को एक रेंज मिल जाती है। हाँ, ये इतने से इतने के बीच में ही होगा, उसमें एक ही आंसर होता, टिक मार के चल दो चुपचाप से। तो ये जुगाड़ तंत्र है, इससे आप सवाल कर सकते हो, ये भी और क्यू वैल्यू के भी। अब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालते हैं, जो कि हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा उतना न्यूक्लियाई स्टेबल। तो फिर ये कर्व आ जाता है, शुरू में जिगजैग ऑर्डर का होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है किसकी? आयरन की, 8 पॉइंट समथिंग होती है। फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और यहाँ जनरली मास नंबर 210 के बाद जो न्यूक्लियाई होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। अब यहाँ के न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, यहाँ के न्यूक्लियाई लाइट न्यूक्लियाई है। तो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होके फ्यूजन करते हैं, हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक करके फिजन करता है। तो इधर वाले फिजन करते हैं, वैसे भी लिख दिया, और इधर वाले फ्यूजन करते हैं, ठीक है ना। फिजन में और फ्यूजन में, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज होती है। अब जब भी ये स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर जाएगा, ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो डिफरेंस लोगे तो एनर्जी हमेशा आपको रिलीज मिलेगी। अगर ये हैवी न्यूक्लियाई, ठीक है ना,
ये दो छोटे छोटे जो न्यूक्लियाई हैं ये ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए इससे, मतलब बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ऊपर लाई करने चाहिए, ये एरो का एक सिग्निफिकेंस है। अगर ये ऐसा हो जाए, एक तो स्टेबल है एक नीचे आ गया, तो ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है ना। अब जैसे आप ये सवाल देख रहे हो ये कह रहा है इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.008 AMU, न्यूट्रॉन का इतना मास, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर 3Li7 विल बी, मास ऑफ लिथियम हमें ये दे रखा है। सबसे पहला काम, जब भी बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हो न्यूक्लियाई को तोड़ो, तो 3Li7 को हमने ब्रेक किया प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, ये जरूरी लिखना है। कितने प्रोटॉन? 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन। अब डेल्टा एम निकालते हैं, वो हमें पता है ये मास ज़्यादा होगा ये मास कम होगा, तो पहले इनके मास को लिखना पड़ेगा, फिर ही तो सब्ट्रैक्ट ऐड करोगे। इसका मास हो गया मेरे पास 7.016 AMU। 3 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास है इतना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.024 AMU, यही लिख लो। 4 न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे 1.036 AMU, सही है। अब आप इसमें से इसको माइनस कर लो, तो 7.016 माइनस इन दोनों का सम कर लें तो ये मिल जाएगा 6 और 4 10, 3 2 5 और 1 6, और इधर आ गया 0, ठीक है, और डेसिमल, और इधर मेरे पास आ गया कितना आ गया ये, अच्छा 3 पॉइंट था, सॉरी ये 4 पॉइंट था, तो ये बन गया 7, तो 7.060 और इधर आ गया 7.016। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 3Li7 में यहाँ का मास ज़्यादा है और यहाँ का मास कम है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कम स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है, तभी हमें इधर एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। समझ गया आप मेरी बात? खैर हमें तो डेल्टा एम की वैल्यू से मतलब है, तो इधर से हम डिफरेंस निकालें तो ये डिफरेंस मेरे पास आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करूँ 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, तो 0.044 AMU का हमारे पास डेल्टा एम आ रहा है, सही है। अब हम क्या करेंगे, नहीं 931.5 क्यों करेंगे, पागल हुए क्या? हम इसे 900 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से। 1000 से तो बहुत आसान है, यानी 44 MeV से लेकर के 900 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.4 इंटू 9, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 3, तो ये बना 39। तो 39.6 MeV से लेकर 44 MeV के बीच में इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, सही है। पर उसने तो ये पूछी नहीं, उसने तो पूछी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट रेंज मिल जाएगी, ऑप्शन में ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको कैलकुलेशन वाइज भी समझ आ गया कि यार ऐसा मुश्किल काम तो नहीं है, ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो ये बहुत पुराना सवाल है, बरसों से करा रहा हूँ उसको, कि फंसता भी बहुत ज़्यादा है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज एनर्जी, तो जिसमें प्रोडक्ट स्टेबल होंगे वही रिलीज करेगा एनर्जी। तो आ जाओ, x गिविंग 2z, x ये रहा, z नीचे आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये किसका कर्व है? ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का कर्व है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट लेस स्टेबल है। W गिविंग x प्लस z, तो x तो स्टेबल है, z लेस स्टेबल है, ये भी पॉसिबल नहीं। W गिविंग 2y बिल्कुल पॉसिबल है और इसमें एनर्जी निकलेगी। x गिविंग y प्लस z, y तो स्टेबल है बट z कम स्टेबल है, ये पॉसिबल नहीं। तो एक ही रिएक्शन पॉसिबल है, W गिविंग 2y, और इसी में हमारे पास एनर्जी निकलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू भी सेम तरीके से निकाला जाता है। मास डिफ क्यू वैल्यू क्या होती है? किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी अब्जॉर्ब या लिबरेट होती है उसको बोलते हैं क्यू वैल्यू। हमने पहले न्यूक्लियर रिएक्शन लिखी, अब क्योंकि इसने अल्फा बीटा गामा डिके ही हटा दिए तो फिर बहुत कम स्कोप बचा मेरे पास पढ़ाने के लिए। तो अब क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक तो हो गया मास डिफेक्ट वाली टेक्निक की, हमने मास देखा, अब जैसे यहाँ एनर्जी निकल रही है, क्यों निकल रही है, कहाँ से आई होगी? मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट, तो जिस साइड एनर्जी होगी उस साइड का मास कम होगा, ये हमेशा ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी वो मास से कन्वर्ट होकर के आया होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ मास ज़्यादा होगा, यहाँ मास कम होगा, और जितना कम होगा उसी की करस्पॉन्डिंग एनर्जी आपको निकली होगी। तो जिस साइड एनर्जी उस साइड का मास कम। तो हम क्या करेंगे? मास डिफेक्ट टेक्निक लगा सकते हैं। तो इनके मासेस लिए, इनके मासेस लिए, डिफरेंस लिया, हमें मिल गया AMU में मास डिफेक्ट, हमने उसे अपना वही रेंज 900 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू वैल्यू आ गई। दूसरा तरीका जो बहुत कॉमन होता है, जिस पे सवाल बनता है, वो होता है बाइंडिंग एनर्जी मेथड। आपको अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, पर न्यूक्लियन ही देगा मान के चलो, तो आप नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करते हुए बाइंडिंग एनर्जी निकाल लोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, आपके पास क्यू वैल्यू आ जाएगी। तीसरा तरीका होता है काइनेटिक एनर्जी मेथड। अगर हमें इनकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लेंगे, ये भी हमें क्यू वैल्यू की जानकारी दे देगा। मैं यहाँ क्यू वैल्यू लिखूँ, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, तो ये भी हमें क्यू वैल्यू की जानकारी दे देगा। तो 3 मेथड हमारे पास पॉसिबल हो गए, बाइंडिंग एनर्जी मेथड, मास डिफेक्ट मेथड और काइनेटिक एनर्जी मेथड।
किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में 5 कंजर्वेशन लॉज होल्ड करते हैं, कंसेप्चुअल वर्जन है। पहला चार्ज कंजर्वेशन, जिससे हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं। मास पर बैलेंसिंग करेंगे कहाँ से? आप देख रहे हो फ्रस्ट्रेशन, अल्फा बीटा गामा टिके ही नहीं दिया तो मैं बैलेंस किसको करूँ? हवा को, ठीक है ना। कोई बैलेंसिंग के लिए बची नहीं इक्वेशन। वो होते थे ना कि एग्जांपल दे दिया 92 यूरेनियम 238 में 4 अल्फा निकले 5 बीटा निकले, बताओ फाइनल। तो जब बोला ही नहीं तुमने अल्फा और बीटा दो, तो मैं न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे बैलेंस करूँ? बट ठीक है, कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं। तो मतलब ऐसा ऊट पटांग सिलेबस गायब किया है कि कुछ बचा ही नहीं, छू छू करके निकलना है। दूसरा होता है मास नहीं कंजर्व होता, भाई ध्यान रखना, मास नंबर कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के कंजर्वेशन लॉज होते हैं। अब आप प्रॉब्लम देखो, ये कह रहा है हैवी न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर 200। तो एक हैवी न्यूक्लियस है, एक्स ले लेते हैं, मास नंबर 200। आगे गेट्स डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ मास नंबर 80 एंड 120। तो मैंने इस तरीके से इनको अरेंज कर लिया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, पेरेंट न्यूक्लियाई की 6.5। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हमें जब भी क्यू वैल्यू निकालनी है तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। कोई बात नहीं, अभी लिख लेते हैं। तो 6.5 MeV को हमें 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, कर लेंगे। एंड फॉर डॉटर न्यूक्लियाई 7 एंड 8, तो इसके लिए 7 है, इसके लिए 8 MeV है। तो पहला काम तो ये करो, टोटल बाइंडिंग एनर्जी लिख लो। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं लिखूं तो 200 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 650 इंटू 2 बना, 650 इंटू 2 मेरे पास आ गया 1300 MeV। दिस इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी। इसमें हमारा 70 इंटू 8, 8 7 56, 560 MeV। ठीक है, इसमें मेरे पास आ गया 960 MeV। तो ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब क्या करना है? देन एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होंगे तभी एनर्जी रिलीज होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। बस थोड़ा कैलकुलेशन सही करना, सिली मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये दोनों ऐड करें तो 0, 6 और 6 12, 9 5 14 और 1 15, 1520 MeV। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का। बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट साइड का हमारा सिंपल डायरेक्ट गिवन है 1300 MeV। अब बस इनका डिफरेंस ले लो। तो क्यू वैल्यू मेरे पास आ गई, क्यू वैल्यू की वैल्यू हो गई 0 2 2। तो 220 MeV की इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। तो मेरे ख्याल से सिंपल टास्क है, इजीली मैनेज कर सकते हो। अब आ जाते हैं फिजन और फ्यूजन पे। तो अब फिजन की जो रिएक्शन है वो आप अच्छी तरह जानते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं। और रिएक्टर के मैं शॉर्टकट आपको दूंगा ताकि सवाल भी रखा है, ताकि आप सवाल इजीली कर लो। तो हमने 92 यूरेनियम 235 पर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराया। तो ये ब्रेक हुआ 56 बेरियम, 36 क्रिप्टन और साथ में 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन निकले। इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉडरेटर, ठीक है ना। तो मॉडरेटर से टकरा करके क्या होता है, ये न्यूट्रॉन स्लो डाउन होते हैं और फिर आगे चेन रिएक्शन कंटिन्यू होती है। अगर एक न्यूट्रॉन ही हम फ्री रखते हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, एब्जॉर्बिंग रॉड्स लगानी पड़ती हैं, बोरॉन कैडमियम की होती हैं। तो 3 में से हम 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर नहीं करें तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब बन जाएगा। अब अगर सारे ही न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर उस सिचुएशन में ये रिएक्टर जो होता है स्लीपिंग स्टेज में चला जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हो जाती है। एक न्यूट्रॉन फ्री छोड़ते हैं तो हम बोलते हैं रिएक्टर जो है अपना चेन रिएक्शन परफॉर्म करता रहेगा। एक न्यूट्रॉन निकला, फिर टकराया, 3 निकले, 2 एब्जॉर्ब कर लिए, फिर एक न्यूट्रॉन निकला। तो इस तरीके से करते हुए हम एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चलाते हैं। अब इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो ये मास डिफेक्ट मेथड से हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो मास डिफेक्ट मेथड से एनर्जी निकालते हैं। तो पर फिजन ऑफ, यानी एक न्यूक्लियाई जब फिजन करेगा, ठीक है ना, तो जो एनर्जी निकलती है दैट एनर्जी इज 200 MeV। अब मैंने क्या किया हुआ है, 1 kg यूरेनियम से एनर्जी निकाली हुई है। क्यों? बहुत पूछते हैं। तो स्टूडेंट एग्जाम में क्या होता है ना, स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। क्यों स्लो हो जाती है ये भी बताता हूँ। एक न्यूक्लियाई की इतनी एनर्जी है, वो भी MeV में, मैंने जूल में निकाल रखी है, ठीक है ना। जूल में कन्वर्ट करोगे तो मेगा 10⁶ इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो जूल में कैसे निकालें हम इसकी 1 kg की एनर्जी, एक न्यूक्लियाई से मोल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मोल हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब मास हमने ले लिया 1 kg, तो 1 kg के मोल निकाल लेते हैं। तो एक न्यूक्लियाई के मोल यानी इतनी एनर्जी दे रहे हैं, तो 1 kg के मोल कितने होंगे, वो कितनी एनर्जी देंगे मल्टीप्लाई करते हुए। अब समझ रहे हो ना कैलकुलेशन कहाँ चल रही है, तो डायरेक्ट याद कर लो। तो 1 kg यूरेनियम 235 में इतने जूल की एनर्जी निकलेगी। अब 1 ग्राम में निकालनी हो तो बहुत आसान हो गया, ठीक है ना। 10 ग्राम में निकालनी हो तो भी बहुत आसान हो गया। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेशन वाइज बहुत हेल्प करेगी। अब पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ये होता है NE/T, जहाँ N होते हैं नंबर ऑफ
न्यूक्लियाई जो फिजन कर रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फिजन पर यूनिट पर सेकंड पर मिनट पूछे तो n/t की वैल्यू पूछे तो पावर बाय ई कर दो, ठीक है ना। तो पावर हमारी वॉट में रहेगी या मेगावाट में रहेगी, एनर्जी को हम जूल में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमारे पास नंबर ऑफ फिजन पर सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। ये तो हो गया रिएक्टर का कंसेप्ट। अब इसी तरह जो फ्यूजन की रिएक्शन होती है ये होती है हाई प्रेशर पर 10⁶ एटमॉस्फेयर का और हाई टेम्परेचर 10�7 से 10⁸ केल्विन का, इतना जरूरी होता है, बिना इसके ही रिएक्शन अकर नहीं करेगी। तो जो सन के अंदर रिएक्शन होती है वो आपके सामने, ठीक है ना। इसमें ये रिएक्शन याद ही रखनी है आपको, ठीक है ना, ये याद कर लेना। 1H2 + 1H2 1H3 ट्रीटियम दिया और 1H1 दिया, फिर 1H3 1H2 से कंबाइन करके हीलियम दे दिया, न्यूट्रॉन निकाला और 17.6, या फिर ये रिएक्शन भी अकर कर जाती है। अब बात ये आ रही है, क्वेश्चन ये आता है कि इस रिएक्शन में तो बहुत कम एनर्जी निकल रही है और इस रिएक्शन में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, तो फिजन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए फ्यूज़न से, जबकि आप प्रैक्टिकली जानते हो कि फ्यूज़न वाला जो बॉम्ब होता है वो बहुत भयानक होता है, ठीक है ना, और फिजन वाला तो उसके सामने कुछ नहीं बच्चा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो होता क्या है, हम जो एनर्जी निकालते हैं वो निकालते हैं पर मास नंबर, ठीक है ना, पर न्यूक्लियाई निकालते हैं कि एक जो है ना, एक न्यूक्लियन जो है, न्यूक्लिया भी नहीं न्यूक्लियन, कितनी एनर्जी रिलीज करवा रहा है। तो वही चीज मैंने एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियन इन फिजन इज इतना आपके सामने है। क्या किया मैंने? कुछ नहीं, 235 से डिवाइड मार दिया, किसको? 200 को, कितना बचा? 0.85। तो पर न्यूक्लियन जो एनर्जी निकल रही है वो इतनी निकल रही है। एंड इन फ्यूजन इट इज अराउंड 4.4। क्या किया? कुछ नहीं किया, मैंने उठा करके उसको डिवाइड मार दिया किससे? नंबर ऑफ न्यूक्लियन से। तो मेरे पास जो आ गई तकरीबन 4.4 आ गई। तो आप देखो पर न्यूक्लियन जो एनर्जी है फ्यूजन की वो बहुत ज़्यादा है, 4.4 0.85 से बहुत ज़्यादा है। इसलिए बोला जाता है फ्यूजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियंस इन्वॉल्व करेंगे, इसके इन्वॉल्व करेंगे तो कितनी ट्रमेंडस निकलेगी, इसके इन्वॉल्व करेंगे तो उसके कंपैरिजन में तो कम ही निकलेगी। तो इसलिए फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी निकलती है। यहाँ से नहीं देखना होता, पर न्यूक्लियन से देखना होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हो आगे देखो हमारे पास सवाल, एनर्जी रिलीज बाय 1 kg यूरेनियम 235। अभी तो बताया 1 kg एनर्जी जो रिलीज करेगा वो 8 × 10⁻13 जूल की होगी। कहता नहीं भाई इनमें से बताओ, जूल तो ठीक है तुमने याद कर लिया, MEV में बताओ। तो अब जूल को MEV में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8 × 10 की, अब सोचो अगर आप एक न्यूक्लियाई की लेते, फिर आप उसको कन्वर्ट करते मास से, मोल्स निकालते, आपकी ऐसी तैसी हो जाती, इसलिए वैल्यू याद करा दी मैंने। डिवाइडेड बाय, अब मेगा 10⁶, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, ये हो गया MEV में। देखते हैं कितना आता है। तो वैसे भी डिवाइड करना इजी है इसमें, 1.6 का ये डेसिमल उठाओ, 16 पंजे 80, 5 इधर आ गया, तो 5 × 10⁻⁻13, 13 हो गया 26 MEV। तो ये हो गया 1 kg यूरेनियम 235 MEV में कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो 200 MEV से नहीं निकालेंगे, वो रिजल्ट याद करके हमने ये रिजल्ट सॉल्व किया, तब ही हमारा स्पीडली बहुत तेजी से हुआ। आप किसी अपने दोस्त से पूछ करके देख लेना, बेचारे की क्या हो जाएगी, सांसें उखड़ जाएंगी सवाल करते करते, इतनी लंबी कैलकुलेशन उसके अंदर चलेगी। तो ये रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो गया हमारा 4th वाला। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है फाइंड मास ऑफ यूरेनियम 235 पर डे टू ऑपरेट अ रिएक्टर ऑफ पावर इतना। हमें मास चाहिए 100 मेगावाट के रिएक्टर को ऑपरेट कराने के लिए। अब कैसे पता करें? पर डे में वो चाहिए तो तरीका ये रहेगा, पावर इक्वल्स टू NE/T, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है 1 kg यूरेनियम से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी की वैल्यू होती है 8 × 10⁻13 जूल। ये 1 kg से होती है। हम मान लेते हैं हम इस फॉर्मूले को अगर यूज़ करेंगे तो हमें पहले n को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल में, ठीक है ना, N/Na मास बाय मोलर मास। हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। कैसे? सुनो, हमसे क्या पूछा है उसने? मास ऑफ यूरेनियम। हमें पता है 1 kg से इतनी एनर्जी निकल, मतलब मैं इस फॉर्मूले को ओवर रूल कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है 1 kg से जो एनर्जी निकल रही है 8 × 10⁻13 जूल, ठीक है। तो m kg से जो एनर्जी निकलेगी वो होगी m × 8 × 10⁻13 जूल। बहुत ध्यान से देखना, बहुत स्मार्ट वर्क है ये इतनी एनर्जी निकल रही है। तो इससे जो पावर मिलेगी वो पावर हो जाएगी ये एनर्जी m × 8 × 10⁻13 जूल डिवाइडेड बाय टाइम। सही है। अब टाइम कितना बोल रहा है वो देखो, क्वेश्चन में लिखा होगा पर डे। तो यहाँ पर हम 1 घंटे का टाइम पुट कर देंगे, एक दिन का टाइम पुट कर देंगे 24 × 3600। तो मैं इधर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये पावर हो गई m × 8 × 10⁻13 डिवाइडेड बाय टाइम 24 आवर्स
एक दिन मतलब 24 घंटा और 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। तो ये हमारी पावर जो आ गई, ये पावर आ गई जूल पर सेकंड में, समझ गए आप, यानी वॉट में। अब ये पावर इस रिएक्टर की पावर के बराबर होनी चाहिए, तो 100 इंटू 10⁶ कर दिया, यहाँ से m की वैल्यू पकड़ ली, ठीक है। अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करी, सब बड़ा मस्त चल रहा है। इस फॉर्मूले से चलते हमारी जान आफत में आ जाती, क्योंकि n को हमें मोल में कन्वर्ट करना पड़ता, मास के टर्म में पुट करना पड़ता, n/Na इक्वल्स टू m/m, फिर यहाँ से n की वैल्यू डालते, फिर ये m निकालते, एनर्जी को MEV से जूल में भी ले जाते। इतना टाइम रखा है क्या आपके पास? तो ये यूज़ करो। तो रिजल्ट आया मेरे पास, m की वैल्यू आ गई ये तो और सिंपल हो गया, 8 3 या 24। लो भाई, अब तो कैलकुलेशन नाम पे कुछ नहीं बचा, तो 3 इंटू 3600 डिवाइडेड, और साथ में 10 की पावर 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 13, और ये आ गया आंसर मेरा केजी में। देखें कितना आता है, ठीक है। तो केजी में अगर आंसर निकालूं तो ये रिजल्ट 8 और 2 10 ले लेते हैं, 10 की पावर -3 ऊपर आ जाएगा केजी में, और ये बना 6 3 18, 3 0 9 और 1 10, तो 0.108 केजी। इतना आपको यूरेनियम 235 पर डे चाहिए होगा 100 मेगावाट के रिएक्टर को चलाने के लिए। ग्राम में देखें, 100 ग्राम भी यूरेनियम नहीं चाहिए ठीक है ना, सिर्फ 100 ग्राम यूरेनियम से, 100 ग्राम कितना ही होता है, इतना सा भी नहीं होता होगा, इतना सा भी नहीं होता होगा, 100 ग्राम यूरेनियम से 100 मेगावाट, मतलब पूरी शहर के शहर चल जा रहे हैं। आप ये सोचो कितना खतरनाक एप्लीकेशन है ये, ठीक है ना। तो ये भी मज़ेदार था। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं बहुत सिंपल टॉपिक पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत प्यारा कंट्रोलेबल चैप्टर है, इजीली हैंडल कर लेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर हमें पता है, जब लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल एनर्जी, जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है, वो इंसिडेंट करते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से Kmax के बीच में रहती है, और आइंस्टीन ने Kmax निकालने का इक्वेशन दिया कि Kmax की जो वैल्यू होती है दैट इज E-W और अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करें अपोजिट पोटेंशियल लगा करके, तो जो पोटेंशियल चाहिए होता है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल Kmax को हमने EV0 से रिप्लेस कर दिया, वही सेम इक्वेशन बन गई E-W। यही इक्वेशन है जिस पे सवाल बनते चले आए हैं और बनते रहेंगे। ज़्यादा फेवरेट मेरा है 2 इक्वेशन 2 अननोन वाला, जो मैं आपको कराऊंगा, भर भर के पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, करंट वोल्टेज ग्राफ है। तो हमने क्या किया, ये इस तरीके से एक ट्यूब ले ली, डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, ठीक है। इसमें हमने बैटरी लगाई वेरिएबल पोटेंशियल की, एक कैथोड रखा, एक एनोड रखा। कैथोड फोटो सेंसिटिव का रखा, ठीक है ना, एनोड हमारा नॉर्मल। यहाँ लाइट इंसिडेंट कराई जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा रखी। अब हमने क्या नोटिस किया, जब हमने एनोड पोटेंशियल को 0 किया, ठीक है ना, लाइट इंसिडेंट हुई, थोड़े बहुत फोटो इलेक्ट्रॉन निकले जो यहाँ तक पहुँचे, जिनकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट आया। तो एट 0 वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल देयर इज सम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे जैसे एनोड पोटेंशियल को हम पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले इस बैटरी को हटा करके मैंने इसकी पोलैरिटी ऐसे करी। तो हम जैसे जैसे इस एनोड के पोटेंशियल को पॉजिटिव कर रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, और थोड़ी देर बाद जाकर के करंट सैचुरेटेड हो जाता है। सैचुरेटेड तब हो जाता है जब जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सारे के सारे कैथोड से एनोड तक पहुँचें, तो हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज सैचुरेटेड, ठीक है। तो यहाँ जाके सैचुरेशन करंट आ गया। अब ये सैचुरेशन करंट जो होता है, अगर हम यहाँ से इंटेंसिटी चेंज करें, लाइट की एनर्जी नहीं, इंटेंसिटी चेंज करें, मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा इंसिडेंट कराएं, ठीक है ना, तो जितने फोटोन ज़्यादा इंसिडेंट कराएंगे उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, उतना सैचुरेशन करंट ज़्यादा होगा। तो सैचुरेशन करंट में फ्लक्चुएशन होता है लाइट की इंटेंसिटी चेंज करने से, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब क्या करते हैं, अब हम इस बैटरी के पोटेंशियल को बदल देते हैं, बदल करके हम इस एनोड के पोटेंशियल को कर देते हैं नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेगा, जहां जा करके ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक लेता है, मतलब बाकी सब तो रुक ही गए, उस पोटेंशियल, रिवर्स पोटेंशियल को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जा करके हमारा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला रुक जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये ई पे डिपेंड करती है, E-W होती है। जितनी एनर्जी बढ़ाओगे Kmax बढ़ता चला जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। यानी इसका ये जो पॉइंट है ना, ये तब वैरी करेगा जब आप एनर्जी वैरी कराओगे। एक और चीज़, बहुत छोटी सी कंसेप्ट, एनर्जी डबल करोगे, Kmax डबल नहीं, डबल से ज़्यादा, ट्रिपल करोगे, ट्रिपल से ज़्यादा, चौबल करोगे, 4 टाइम्स करोगे, 4 टाइम्स से ज़्यादा। अब एनर्जी डबल करी यानी वेवलेंथ हाफ करी, SC/λ है ना, वेवलेंथ हाफ करी तो Kmax हो गया डबल से ज़्यादा, ठीक है ना। इसी तरह 1/3 करी तो 3 टाइम्स से ज़्यादा, एंड अप टू सो ऑन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे प्रॉब्लम है, अभी दिखाऊंगा। अच्छा, दूसरी चीज़,
दूसरी चीज़ है इंटेंसिटी का इफेक्ट। अब अगर हम इंटेंसिटी चेंज करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सैचुरेशन करंट आप देखो चेंज कर रहा है। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन, प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट, नो इफेक्ट ऑन एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बदलती हुई इंटेंसिटी से बदलता हुआ सैचुरेशन करंट देखा जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। वहीं दूसरी चीज़, अगर हम एनर्जी चेंज करें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनर्जी चेंज करने से नंबर ऑफ फोटोन की क्वांटिटी घटती बढ़ती नहीं है, ठीक है ना। बस उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, के मैक्स चेंज हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है। तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता हुआ देखोगे, सैचुरेशन करंट एज इट इज देखोगे, ठीक है ना। अब इसी पे एक ग्राफ ले लेते हैं। तो एक ग्राफ हमने ये वाला ले लिया, बहुत कॉमन है, ओरिजिनली आईआईटी का है, नॉर्मली मैं इसको क्लासरूम में खूब कराता हूँ, ठीक है ना। ये इस तरीके से ले लिया। तो यहाँ पर हो गया करंट और इधर साइड आ गया एनोड पोटेंशियल। ये तीन ग्राफ हमने ले लिए, ए बी सी, ठीक है। अब इन ग्राफ के बारे में कमेंट करना है कि किसका क्या है, कंपैरिजन करके अगर आपको समझ आ गया तो इजीली कर लोगे। तो पहले ए एंड बी, फिर बी एंड सी, फिर सी एंड क्या नाम है ए। क्या कंपेयर करना है इसमें, हमें कंपेयर करना है पहले तो इंटेंसिटी और फिर एनर्जी, ठीक है। आ जाओ, इंटेंसिटी देखने के लिए सैचुरेशन करंट देखेंगे, एनर्जी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इंटेंसिटी देखो, तो ए और बी का सैचुरेशन करंट सेम है, तो इंटेंसिटी ऑफ ए, इंटेंसिटी ऑफ बी। एनर्जी देखनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, तो एनर्जी ऑफ बी ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ ए। आ गया ना। बी एंड सी चलते हैं, दोनों का सैचुरेशन करंट अलग अलग है, सी का ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी ऑफ सी ग्रेटर दैन इंटेंसिटी ऑफ बी। स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम है, इसलिए एनर्जी ऑफ बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ सी। सी एंड ए में कंपेयर करें तो सी एंड ए में कंपेयर करेंगे तो इंटेंसिटी भी अलग है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग है। तो इंटेंसिटी ऑफ सी ग्रेटर दैन इंटेंसिटी ऑफ ए, एनर्जी ऑफ सी ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ ए। मेरे ख्याल से अब आपको ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आप ढूंढ लो जैसा चाहिए वैसा ग्राफ कर लेना। नेक्स्ट, तो अब आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पर। अब ये प्रॉब्लम आपका वही टू इक्वेशन टू वेरिएबल वाला, जैसे मैंने बोला था, रहते हैं हमारे एग्जाम में। तो इसको देखते हैं। तो ये कह रहा है व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ λ/2 इज इंसिडेंटेड देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज ई। तो हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाते हैं, के मैक्स इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू। तो के मैक्स की वैल्यू में ई दे रखी है, इक्वेशन फ्रेम करनी है, ठीक है ना। एस सी बाय लैम्डा माइनस एस सी बाय लैम्डा नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ वेवलेंथ बिकम्स λ/3 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 2e। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2e होगी, लैम्डा की जगह λ/3 डाल दिया तो 3sc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। हमें पता करनी है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखो, यानी हमें लैम्डा नॉट निकालना है। अब यहां पर जब भी आप लैम्डा नॉट निकालोगे तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो लैम्डा नॉट ई के टर्म में आ सकता है या लैम्डा नॉट लैम्डा के टर्म में आ सकता है। सारा खेल इस बात पे डिपेंड है ऑप्शन किस में दे रखे हैं, तो ऑप्शन पे जरूर नजर डाल लो। अब ज्यादातर मान लो लैम्डा के टर्म में हमें चीजें निकालनी है तो हम ई को एलिमिनेट कर लेंगे, और अगर हमें ई के टर्म में निकालना है तो हम लैम्डा को एलिमिनेट कर लेंगे। मैं दोनों ही बता देता हूं आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ई को एलिमिनेट कर लेते हैं। कैसे एलिमिनेट होगा, 2 से, यानी इस ई के कोफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी, ये हो गया फर्स्ट वाला वर्जन। इक्वेशन बन जाएगी 2e इक्वल्स टू 2hc बाय लैम्डा माइनस 2hc बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 2e इक्वल्स टू 3hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस ज़्यादा ही लंबा माइनस चला गया, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, जीरो बचा। यहाँ पर बचा माइनस hc बाय लैम्डा, यहाँ पर बचा मेरे पास प्लस hc बाय लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आमने सामने लाओ, लैम्डा के बराबर आ गई, सिंपल। ये तो हो गया फर्स्ट, अगर आपको लैम्डा नॉट लैम्डा के टर्म में निकालना हो। अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं जिसमें हमें लैम्डा नॉट इन टर्म्स ऑफ ई निकालना हो। तो वो कैसे निकालेंगे, अब हम लैम्डा को एलिमिनेट करेंगे। कैसे, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करके। तो 3e, ये सेकंड मेथड है, ठीक है ना, और सेकंड ऑप्शन डिपेंडेंट मेथड है, ये बोलो। 3e इक्वल्स टू 3hc बाय लैम्डा माइनस 3hc बाय लैम्डा नॉट, ठीक है ना। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। दूसरी इक्वेशन एज इट इज रखी, 2e इक्वल्स टू 3hc बाय लैम्डा नॉट लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। अब हम वही दोनों को सब्ट्रैक्ट मार देंगे, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया e। अब देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, और इधर मेरे पास आ गया माइनस का 2hc
बाय लैम्डा नॉट। और यहाँ से लैम्डा नॉट की वैल्यू आप देख सकते हो, ये लैम्डा नॉट की वैल्यू हमारी ई के टर्म में आ रही है। अब इसी क्वेश्चन में लैम्डा नॉट नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। लैम्डा नॉट नेगेटिव आ रहा है, इस बात का मतलब ये निकला कि इस इक्वेशन के डेटा में थोड़ी सी गड़बड़ है, बट कोई बात नहीं, आपको जो प्रॉब्लम मिलेगा वो पूरी तरीके से करेक्ट मिलेगा, आप उस हिसाब से कर लेना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एग्जाम में मैनेज करके वो आपको देगा वैल्यूज, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव आ गया तो क्या करें, वो आपके एग्जाम में सही आएगा। तो फाइनली मेरे ख्याल से मेरा एम यही था कि मैं आपको मेथड सिखा सकूं, तो एक लैम्डा के टर्म में और एक हमने ई के टर्म में रिजल्ट वेरीफाई कर लिया। दूसरा प्रॉब्लम हमारा इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिजल्ट और उसकी हम आइंस्टीन की इक्वेशन यूज करेंगे। पढ़ो, कह रहे सर्टेन मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3v। तो हमने इक्वेशन लिख ली आइंस्टीन वाली, ई वी नॉट इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू। तो पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 3v, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3ev इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बनाते हैं, कह रहे हैं नाउ सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय 2 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v। तो इक्वेशन बन गई ev इक्वल्स टू hc बाय 2 लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। सही है, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें अगेन लैम्डा नॉट निकालना है, मैं लैम्डा के टर्म में निकाल लेता हूं। क्या करना पड़ेगा, v वाले डेटा को कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे करोगे, इसमें इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके। तो इधर 3 किया, इधर भी 3 कर दिया, इधर भी 3 कर दिया, सब्ट्रैक्ट मारा, ये पोर्शन कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड पे 0 बचा, यहां पर बचा मेरे पास माइनस hc बाय 2 लैम्डा, यहां पर मेरे पास आ गया, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस 2 hc बाय लैम्डा नॉट। अब आप इनको आमने सामने ले जाओगे तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी इक्वल्स टू 4 लैम्डा। हो गया ना प्रॉब्लम पूरा परफेक्ट। तो अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल के ऊपर, एक में काइनेटिक एनर्जी वाला मैंने बता दिया, एक में आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दिया। इन्हीं दोनों में से खूब सारे प्रॉब्लम बनते रहते हैं और आप मेरे ख्याल से अब आप इजिली हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो कह रहा है वो ये कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 248 नैनोमीटर फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल प्लेट, ठीक है ना। लाइट ऑफ वेवलेंथ 248 नैनोमीटर ये इंसिडेंट होती है मेटल प्लेट पर, जिसका वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इफ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, देन रेडियस ऑफ पाथ फॉलोड बाय मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल बी। मीनिंग समझना, हमने लाइट टकराई, उसकी एनर्जी हमें दे रखी है, हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इस एनर्जी को इंसिडेंट करते ही काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, वो हमें 0 से k मैक्स तक होती है, ये पता है, हम k मैक्स निकाल सकते हैं। तो हमने k मैक्स निकाल लिया। अब ये कहता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये परपेंडिकुलर फील्ड में एंटर करते हैं। परपेंडिकुलर फील्ड में हमें पता है सर्कुलर पाथ बनेगा मैग्नेटिज्म वाला, तो वो कहता है रेडियस बता दो उसका, ठीक है ना, मैक्सिमम एनर्जी वाले का। तो अब यहां पर जो सवाल हो गया वो चेंज हो गया, रास्ता बदल गया उसका मैग्नेटिज्म की तरफ। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन यूज करेंगे, E इक्वल्स टू W प्लस के मैक्स। एनर्जी हमें चाहिए होगी तो इसको पहले वर्कआउट कर लेते हैं, hc बाय लैम्डा से। hc का वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, डायरेक्ट यूज कर लिया मैंने। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 248, ठीक है ना, ये हमें दे रखा है 248, तो 124 2 जा 248, तो ये आ गया 5, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 5 नैनोमीटर, सॉरी 5 ये नैनोमीटर में था, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई हमारे पास एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब पहले चेक कर लो, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, तो के मैक्स की वैल्यू हम वर्कआउट करते हैं। तो के मैक्स हो गया हमारा E माइनस डब्ल्यू, ठीक है, E माइनस डब्ल्यू करेंगे तो 5 माइनस 1.8, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये काइनेटिक एनर्जी लेकर के जब वो परपेंडिकुलर फील्ड में जाएगा तो पाथ सर्कुलर बनेगा, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस, अब रेडियस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें पता है √2mk/qb होता है। सही है, मैग्नेटिज्म वाला सॉल्व करते हैं। तो √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻³ काइनेटिक एनर्जी हमें जूल में डालनी पड़ेगी, तो 3.2 × 1.6 × 10⁻⁻19, ये जूल में आ गया, ये 31 था, डिवाइडेड बाय QB, Q हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 4 × 10⁻⁻4। देखें यहां से क्या आता है, तो ये रेडियस मेरे पास आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है पूरा का पूरा, तो स्क्वायर रूट हमें परफेक्ट निकालने पड़ेंगे। जरा चेक करना, 1.6 × 2 ये 3.2 हो जाएगा, तो 3.2 में से एक रूट में से बाहर आ जाएगा, और 9 का रूट हमें पता है 3, तो 3 × 3.2। अब 10 की पावर देखते हैं, यहां पर 10 की पावर मेरे पास आ गई 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5, यानी माइनस की 50, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा माइनस का 25। तो सब कुछ बड़े प्यार से रूट से बाहर आ गया।
बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और 4 13 23। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 और 3 2 जा हो गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है ना, जिसको हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो 6 सेंटीमीटर विल बी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं रेडियस ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो मेरे ख्याल से अब ये प्रॉब्लम भी सीखे जिसमें हमने आइंस्टीन की इक्वेशन यूज करके के मैक्स निकाला और फिर इन इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करवा के मैग्नेटिक फील्ड में हमने रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी कर लिया। अब जनरली ऐसा प्रॉब्लम कैलकुलेटिव भी हो सकता है क्योंकि रूट भी आपको सॉल्व करना है, दो कंसेप्ट एक साथ मिक्स हो रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को उठाना है सेकंड राउंड के अंदर। सिंगल कंसेप्ट वाले जो प्रॉब्लम है, जैसे अभी हम कर रहे थे दो इक्वेशन दो अननोन, वो फटाफट से आप फर्स्ट राउंड के अंदर अटेम्प्ट कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कैलकुलेटिव हो सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी देखोगे तो आइंस्टीन की इक्वेशन लगाई, y बराबर hx माइनस w बन गया। ठीक है ना, तो इसका ये जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है, यानी ये जहां कट मार रहा है, ये और कुछ नहीं, ये वर्क फंक्शन की वैल्यू है। मतलब वैसे तो नेगेटिव में दे रखा होगा, तो आप इसको नेगेटिव w के बराबर डालोगे तो आपको w का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, वर्क फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, यहां से हम थ्रेशोल्ड देख सकते हैं। इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो h के बराबर होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्लोप h बाई ई हो जाएगा और इसका जो y इंटरसेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डब्ल्यू बाई ई। तो जैसे सपोज करो हमें यहां दे रखा है माइनस 2 वोल्ट, हमने इसे माइनस डब्ल्यू बाई ई डाला तो हमें वर्क फंक्शन की सीधे सीधे वैल्यू मिल गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली ये y इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन निकालने के लिए गिवन होता है कि आप किसी भी चीज का वर्क फंक्शन निकाल लो। अब वो या तो के मैक्स वाले से निकाल लो या आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले से निकाल लो। ठीक है ना, कई बार इनके स्लोप भी पूछे जाते हैं, तो वो बहुत छोटा सा है, आई थिंक आप ध्यान रख सकते हो। ये कह रहा है न्यू नॉट भी निकालो, लैम्डा इज 400 नैनोमीटर, फाइंड के मैक्स निकालो, स्टॉप, सब कुछ ही पूछ डाला। आपको ये ग्राफ दे रखा है। अब पहले तो आइडेंटिफाई करा हमने, हमें के मैक्स के वर्सेस न्यू का ग्राफ दे रखा है, हमें पता है ये माइनस डब्ल्यू के बराबर होता है। तो माइनस डब्ल्यू की वैल्यू माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाली तो डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सवालों के जवाब देते हैं। तो कहता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। डब्ल्यू को हमने डाला एच न्यू नॉट इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यू नॉट की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाय एच, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया 20/3 इंटू 10 की पावर माइनस 34। पुट करा तो 3/20/3 और साथ में नीचे 10 की पावर माइनस 34, ऊपर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसे सिंप्लीफाई करते हुए हमने हर्ट्ज में इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल करके दे दी, ये हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास। और क्या पूछ रहा है, कह रहा है अगर लैम्डा 400 नैनोमीटर यूज कर लें तो के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ। यानी अब ये आ गया आइंस्टीन की इक्वेशन यूज करवाने पर। लैम्डा से हम पहले तो एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया SC बाय लैम्डा। हमने एनर्जी में SC की वैल्यू डाली 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और नीचे लैम्डा की वैल्यू डाल दी 400 नैनोमीटर। देखिए कितना आता है, ये यहां से गया 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। ठीक है ना, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है। वर्क फंक्शन की वैल्यू आ रही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, फोटो इलेक्ट्रिक होगा। अगर ये कम हो जाती तो कुछ नहीं होता, फिर हमारे ये दोनों आंसर 0-0 जाते हैं, क्योंकि कुछ होता ही नहीं। जब भी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं करेगा। तो अब हम के मैक्स निकालते हैं। तो के मैक्स की जो वैल्यू होगी मेरी, वो आइंस्टीन इक्वेशन लगाई E माइनस डब्ल्यू, तो 3.1 माइनस 3 दैट मीन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ के मैक्स। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो ई वी नॉट को हमने सीधे सीधे यही डाल दिया 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कटा, वी नॉट का वैल्यू आ गया 0.1 वोल्ट। तो मेरे ख्याल से अब आप अच्छी तरीके से सारी चीज समझ गए कि कैसे हम ग्राफ का यूज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के साथ करते हैं। तो ये मैंने एक ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया कैसे फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर प्रॉब्लम्स बनते हैं। अभी और भी है। नेक्स्ट आप देख रहे हो, ये कह रहा है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड। तो हमें जो लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, दैट इज 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड is incident on the photo surface. What will be the current if frequency is halved and distance is doubled? अब नई जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज हाफ ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। ये बहुत केयरफुल रहना है इसके अंदर, ठीक है ना। यहां हो जाता है धोखा, 0.75 न्यू नॉट। जैसे ही लाइट की फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड हो गई, कोई फोटो इलेक्ट्रिक होगा ही नहीं, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई अकर ही नहीं कर सकता क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम है।
फ्रीक्वेंसी, और अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, आप चाहे जो मर्जी डिस्टेंस रखते रहो। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा कि ये हमसे पूछना चाह रहा है करंट कितना होगा, तो भाई करंट की वैल्यू 0 होगी, कोई करंट की वैल्यू आएगी ही नहीं। इसी सवाल का मॉडिफिकेशन ये आपके में आया हुआ है, ये सेकंड प्रॉब्लम बना रहा हूं। कह रहा है लाइट की फ्रीक्वेंसी इज 4 टाइम्स न्यू नॉट, ऐसे दे दिया। नाउ न्यू डैश इज न्यू बाई 2, फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड, वही सेम रखा मैंने, ठीक है ना। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी को हाफ करोगे तो नई फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी 2 न्यू नॉट आ जाएगी। यानी कि अभी भी इससे क्या पता चल रहा है, एनर्जी ज्यादा है या नहीं है। भाई पहले ये तो पता कर लो फोटो इलेक्ट्रिक होगा या नहीं होगा, उसके बाद आप करंट का जवाब दे सकते हो। तो अब न्यू बिकम्स 2 न्यू नॉट, न्यू डैश इज स्टिल ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट अभी भी आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी भी होगा। अब करंट के जवाब पे आते हैं। हमें पता है करंट is proportional to intensity and intensity is inversely proportional to distance square, ठीक है ना। अब ये रिजल्ट लगाएंगे तो I1 by I2 equals to R2 by R1 का होल स्क्वायर। अब इस रिजल्ट से आप करंट की वैल्यू वर्कआउट कर सकते हो, पर शर्त ये है कि थ्रेशोल्ड जो लाइट की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड, नहीं हुई तो आंसर आगे ही नहीं बढ़ेगा, 0 पे टिक जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अब हम आ जाते हैं फोटोन थ्योरी पर, रेडिएशन प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो ये फोटोन, इनके पास अपना मोमेंटम होता है, ठीक है ना। कितना मोमेंटम, मैंने अभी भी बताया था आपको, E/c और h/λ। तो जिस चीज के पास मोमेंटम है, अपनी एनर्जी है, जब ये टकराएगा तो टकराने पर इसका मोमेंटम चेंज होगा, चेंज होने से फोर्स लगेगी, फोर्स लगने से पर यूनिट एरिया में लेने से प्रेशर आ जाएगा। तो अगर ये फोटोन जाकर के टकरा रहा है, अब यहाँ सरफेस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सरफेस यहाँ कैसा होना चाहिए, या तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो, या पार्शियली रिफ्लेक्टिंग हो। तो मैंने ले लिया अगर रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट गामा है, या आर बोल लो इसको, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा, E/c से टकरा रहा है, E/c से वापस नहीं आएगा, गामा E/c से वापस आएगा। यानी 100 फोटोन टकरा रहे हैं, उसमें से मान लो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है 0.4, यानी 40% ही वापस लौट पा रहे हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग हमने चेंज इन मोमेंटम लिख लिया। अगर ये 100% रिफ्लेक्टिंग है तो आर की वैल्यू 1 पड़ जाएगी, परफेक्ट एब्जॉर्बिंग है तो आर की वैल्यू 0 पड़ जाएगी। तो ये आ गया मेरे पास चेंज इन मोमेंटम। अब हमें चेंज इन मोमेंटम से फोर्स निकालनी है, तो हमने टाइम से डिवाइड मारा, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर बन गया। प्रेशर निकालना है, एरिया से डिवाइड मारा, पावर पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी बन गई। तो ये फॉर्मूले हमारे सीक्वेंस में चल जाते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं एनर्जी, ये क्या कहता है, कई बार हमसे ये पूछता है रेड कलर के फोटॉन्स कितने होंगे, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन में। तो एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन हम जानते हैं h न्यू के बराबर होती है, ठीक है ना। ये एनर्जी एक फोटोन की हो गई। अब अगर n फोटॉन्स है तो आप यहाँ NH न्यू कर सकते हो। तो नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए अब बस यहाँ सीक्वेंस बनेगा। नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया E/h न्यू, सही है। अब अगर आप नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम निकालना चाहते हो, अब ये सीक्वेंस बनेगा, तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम निकालना चाहते हो तो आप इसको टाइम से डिवाइड करोगे, तो ये बन जाएगा पावर अपॉन h न्यू, समझ गए। अगर आप नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया निकालना चाहते हो तो अब आप इसे एरिया से डिवाइड कर लोगे, ये बन जाएगा इंटेंसिटी बाय h न्यू। तो ये तीन रिजल्ट यहाँ पर मोमेंटम, फोर्स और प्रेशर वाले, या नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहता है। दिखाता हूँ, ये कह रहा है मीन वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन रेडिएटेड बाय 200 वॉट लैंप इज इतना, देन नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड। क्या पूछा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का जो फॉर्मूला होता है वो हो गया W/h न्यू, ठीक है ना, ध्यान रखना, पर सेकंड W/h न्यू, पर सेकंड पर यूनिट एरिया I/h न्यू, और नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला E/h न्यू। तो ये फॉर्मूला बेस्ड आपका सेक्शन है। W हमें दे रखा है पावर 200 वॉट, h न्यू को मैनेज करेंगे hc/λ से, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से केयरफुली देखना आप, तो 200 इंटू लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको लिखा मैंने 4 × 10⁻⁷ मीटर में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय hc। अब h की वैल्यू क्या बताई है मैंने, 20/3, c की वैल्यू 3 × 10⁸, तो 20/3 ये कर रहा हूं मैं आपके लिए, अदरवाइज तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम इसको 34, 3 × 10⁸, तो ये 3 कट गया, हो गई ना कैलकुलेशन आसान। तो यहाँ ये 10⁻26 बन गया, तो रिजल्ट आया 200 × 4 × 10⁻⁷ बाय 20 × 10⁻26, ये हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, ये 10 आ गया ऊपर 40
इंटू 10 की पावर 16 में से 7 गया, ठीक है ना, 7, तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया प्लस का 19, ठीक है ना। यहाँ ऐसे भी लिख लो 4 इंटू 10 की पावर 20 फोटॉन्स पर सेकेंड आर एमिटेड बाय दिस लाइट सोर्स। तो आई थिंक इजिली समझ आ गया होगा। इंटेंसिटी दे रखी होती तो आपसे पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पूछ लेता। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है लाइट विद एनर्जी फ्लक्स ऑफ, देखो क्या दे रखा है आपको 10 की पावर 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी आपको इंटेंसिटी दे रखी है। तो इंटेंसिटी हो गई 10 की पावर 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर, फॉल्स ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये फॉल होती है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 हो गया नॉर्मली। फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑफ एरिया दिस मच। अब फोर्स का हमें पता है फॉर्मूला, ठीक है, चलो वापस से ले चलूं पीछे। फोर्स का जो फॉर्मूला था हमारा वो ये था, चेक करो, W/C 1 + R दे रखी है अगले ने इंटेंसिटी, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है, बताता हूँ कैसे मैनेज करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला W/C 1 + R, 1 + R 1 हो गया, तो 2W/C, पर मुसीबत है हमें W नहीं दे रखा, हमें दे रखी है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन पावर पर यूनिट एरिया, तो पावर हो जाएगा इंटेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है ना। तो हम यूज करेंगे बेसिक्स, पावर पर यूनिट एरिया, जो चाहिए वो फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो यहां पुट करा तो 2IA डिवाइडेड बाय C, बस अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। ट्वाइस इंटेंसिटी दे रखी है हमें 10 की पावर 4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है हमें, कहां गया, ये रहा 100 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8, ये न्यूटन में हमारे पास फोर्स आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब आप इजिली इन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हो जो फोटोन थ्योरी के होते हैं। चलते हैं अब इसी का एप्लीकेशन हम डी ब्रोगली के अंदर करते हैं। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया अभी तक हम जो वेवलेंथ निकाल रहे हैं वो फोटोन की निकाल रहे हैं। डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी कि फोटोन जैसा ही बिहेवियर किसी मैटर पार्टिकल का होता है, इसलिए फोटोन की जो वेवलेंथ है, सॉरी मैटर पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो हम लिख सकते हैं h/mv। तो डी ब्रोगली ने मैटर पार्टिकल जिनके पास मास है उनकी वेवलेंथ दी, ये इकलौता है जो मैटर पार्टिकल की वेवलेंथ देता है, बाकी 11 से 12 तक की फिजिक्स में किसी ने नहीं बताया। तो सबकी बताई, फोटोन आज तक आपने जितनी वेवलेंथ पढ़ी सब फोटोन की पढ़ी है, ठीक है ना, जहां कहीं पे भी आपने पढ़ी है। मैटर पार्टिकल की सिर्फ इकलौते एक ही शख्स ने दी है, वो है डी ब्रोगली। तो फॉर्मूले देख लेते हैं, h/mv, h/√2mk, h/√2mqv, ठीक है ना। अब इसी को अगर हम डिफरेंट मैटर पार्टिकल के लिए लगाते हैं, जैसे गैसियस पार्टिकल के लिए लगाते हैं तो h/3mkt हो जाता है, जहाँ k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। थर्मल न्यूट्रॉन के लिए लगाते हैं, यानी वो न्यूट्रॉन जिनको हम एनर्जी दे करके पर्टिकुलर एक्साइट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, चार्ज से तो आप एक्साइट कर नहीं सकते, तो इसकी भी जो लैम्डा रहती है, ये फॉर्मूला ध्यान रखने 3mkt। एक और चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में, ठीक है ना, जब घूम रहा है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आर की ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में घूमता है। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जो बोर की थ्योरी है वो इसलिए भी करेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, वेव की तरह घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अगर इसमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो इसका पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल्स टू n लैम्डा, सही है ना। तो ये हम डी ब्रोगली से बोर के सेकंड वाला जो पोस्टुलेट है उसको डिजाइन कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, आर की वैल्यू डाल देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लैम्डा की जगह h/mv डाल दो तो यही बन जाएगा mvr इक्वल्स टू nh/2 यानी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बन जाएगा। बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें लैम्डा और n का रिलेशन चाहिए। तो मैं यहाँ आर की वैल्यू डाल रहा हूँ r0 n² इक्वल्स टू n लैम्डा, ये n से n कटा तो लैम्डा आया 2 पाई r0 n/z। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कोई ये कहे तो ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। अब मान लो हाइड्रोजन एटम है, सुन लिया आपने, तो z तो फिक्स हो गया। अब वो कहे डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन की और फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की, तो क्या ही है, कुछ नहीं है, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 4/1 हो गया। कोई ये बोले कि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है अपना फोर्थ से सेकंड शेल के अंदर, चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इकलौता एक ही शख्स बताएगा, डी ब्रोगली, और कोई नहीं बताने वाला आपको। तो चेंज इन वेवलेंथ बताओ, तो ये हो गई 2 पाई r0 टाइम्स डेल्टा n। डेल्टा n की वैल्यू हो गई जो भी शेल में आ रहा हो, r0 हमें पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, वही फर्स्ट वाला, और 2 पाई की वैल्यू आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो आपने मल्टीप्लाई करके उस चीज़ की डेल्टा लैम्डा की वैल्यू दे दी। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको ध्यान रखना। स्टूडेंट कहाँ मात खा जाता है इस रिजल्ट में, वो समझता है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, आर कोई तो ओपन करना पड़ेगा भाई, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू n आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया,
ये जो पोटेंशियल के फॉर्मूले हैं हमने सारे के सारे ये जितने भी पार्टिकल्स ये खूब डायरेक्ट आते हैं तो इसलिए याद करने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की हमने बाकी सब कांस्टेंट्स की वैल्यू डाल दी, लैम्डा की वैल्यू लिखी 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे रखा हो, जैसे मान लो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे रखा है इलेक्ट्रॉन का 4 वोल्ट, तो हम यहाँ वी की जगह 4 डाल करके इस लैम्डा को डायरेक्ट निकाल देंगे। पर अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो तो हम वहाँ से एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्यू वी करते हुए। मान लो काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, तो हमने उसे ई वी के बराबर डाला, ई कटा, वी का वैल्यू उठाया 16, यहाँ पटक दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। समझ गए, ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड। इसी तरह प्रोटॉन के लिए 0.28 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी, 0.28 को हम ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं 0.2 रूट 2 बाय रूट वी। अब चेक कर लो, रूट 2 कितना होता है 1.414 होता है, मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से तो अपना 0.28 ही बन जाएगा। अब यहाँ ये v अगेन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। अब अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सीधे गिवन है तो बेस्ट है, और अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो क्यू वी के बराबर करते हुए हम v का वैल्यू निकालेंगे। ये हमेशा केयरफुल रहना। क्यों रोल प्ले करेगा, क्योंकि हर चीज़ का चार्ज अलग है। इलेक्ट्रॉन का ई है, प्रोटॉन का ई है, पर अल्फा का थोड़ा ना ई है, वो 2e है, तो वहाँ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब आ जाओ इस पे ड्यूट्रॉन के लिए 0.2 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी, ठीक है ना, अगेन वही सेम चीज। आप इसका काइनेटिक एनर्जी दे रखा है तो क्यू वी से एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल निकालोगे। अल्फा पार्टिकल का 0.1 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी, अगेन अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जैसे मान लो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो आपने से क्यू वी डाला, क्यू हो गया 2e, ठीक है ना, तो आंसर मिला नहीं 16 नहीं मिला, आंसर मिला 8 वोल्ट, ठीक है ना, तो उसके लिए वी की वैल्यू 8 वोल्ट आप डालोगे। इसी तरीके से न्यूट्रॉन्स के लिए जब हमने मॉडिफाई किया यही थर्मल न्यूट्रॉन वाला, तो इन सब की वैल्यूज डाली तो हमें मिला 30.83 बाय रूट टी। अब बस आपको टेम्परेचर पुट करना है और थर्मल न्यूट्रॉन की वेवलेंथ आ जाएगी। तो आई होप आपको ये बेसिक्स समझ आ गए होंगे, और इन बेसिक्स के एप्लीकेशन अब हम देख लेते हैं डी ब्रोगली में। जैसे ये पहला प्रॉब्लम देखो, ये कह रहा है द एनर्जी ऑफ फोटोन, बहुत कॉमन और बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है। कह रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन, ध्यान से पढ़ना, फोटोन को प्रोटॉन मत कर लेना। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, ये फोटोन प्रोटॉन एक जैसे भाई भाई लग रहे हैं, विच इज ई, और ये एनर्जी हमें ई दे रखी है, अच्छी बात है। देन लैम्डा फोटोन इज टू लैम्डा प्रोटॉन बताना है। तो देखो, तो लैम्डा फोटोन हम निकालेंगे अपना ई बराबर एच सी बाय लैम्डा से, सही है। यहाँ से लैम्डा फोटोन मेरे पास आ जाएगा, सही से लिखना भाई, एच सी बाई ई, फर्स्ट इक्वेशन। अब प्रोटॉन हो गया मैटर वेव, ठीक है ना, प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो हमें डी ब्रोगली बताएगा। हमें उसकी एनर्जी दे रखी है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, तो हमने h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, k की जगह मैंने e डाल दिया। अब हमें क्या निकाल करके देना है, इन दोनों का रेशियो निकाल करके देना है। तो इजीली ले सकते हो आप रेशियो, तो लैम्डा फोटोन बाय लैम्डा प्रोटॉन का जो रेशियो आ गया, आप चेक करो, h से h तो कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2me ऊपर चला गया, और नीचे मेरे पास रहा क्या क्या रहा, एक तो e रहा, ठीक है ना, ऊपर आ गया मेरे पास c अंडर रूट ऑफ 2me, और नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया क्या बचा डिनोमिनेटर में, e, दैट्स इट, ठीक है ना, और h कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब एक ही यहाँ से भी कैंसिल होगा, तो c रूट अंडर 2m बाई ई इक्वल्स टू लैम्डा फोटोन बाय लैम्डा प्रोटॉन। तो मेरे ख्याल से इजीली समझ गए होगे। एक और चीज़ यहाँ बना देता है इसी सवाल में, कहता है अगर फोटोन और प्रोटॉन की वेवलेंथ बराबर है तो उनकी एनर्जी का रेशियो दे दो। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। तो क्या करेंगे आप, तो एनर्जी का रेशियो, इसकी एनर्जी E1 मान लेंगे, तो E1 की वैल्यू होगी एच सी बाय लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा दोनों के बराबर दे रखे हैं। यहाँ से इसकी एनर्जी पकड़ लेंगे स्क्वायरिंग करते हुए, एच स्क्वायर अपॉन 2m इसका लैम्डा, ठीक है ना, फिर दोनों का रेशियो ले लो, आपको यहाँ पर एनर्जी का रेशियो मिल गया इनके। तो ये तरीके होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं, बड़े सोच समझ के संभाल के। तो ध्यान रखना, फोटोन ऐसे निकलेगा और कोई भी मैटर पार्टिकल हो वो डी ब्रोगली से निकलेगा। और करते हैं सवाल, ये कह रहे हैं द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, संभाल के पढ़ना भाई, ठीक है, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर सेम, तो दोनों की एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की नहीं बात चल रही है। तो एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो हमसे जानना चाह रहा है लैम्डा प्रोटॉन इज टू लैम्डा अल्फा कितना होगा। अब इसके दो तरीके हैं,
एक तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल निकाल लो क्यू पुट करके, पोटेंशियल का रेशियो ले लो और फिर वो लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। दूसरा सस्ता सुंदर टिका हुआ है, डी ब्रोगली का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ h/√2m के और यहीं से चेक कर लो भाई काइनेटिक एनर्जी सेम है, h सेम है, 2 सेम है, तो पता चला लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m हो गया। तो क्यों सिर दर्द पालना, तो लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा का रेशियो आ गया √m अल्फा बाय mp, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये √4:1 आ गया, आंसर मिल गया 2:1। ज़्यादा आसान था। तो इस तरीके से करके दिमाग लगाना, नहीं खाली वो रटे हुए फॉर्मूले ही लगा लेते हैं, तो ऐसे करके दिमाग लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं ये कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज लैम्डा, देन वेवलेंथ एट 527। तो हमें पता है थर्मल न्यूट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T होती है, तो λ1/λ2 इक्वल्स टू √T2/T1 पुट कर देते हैं। λ1 की वैल्यू हमें दे रखी है λ2 हमें निकालना है, टेम्परेचर 2, 527 को केल्विन में कन्वर्ट करके डालना है, तो +273 करोगे तो ये हो जाएगा 800 केल्विन, ठीक है ना। तो 800 केल्विन ये आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 300 केल्विन, ये कटा और λ2 की वैल्यू मेरे को मिल गई √3/√8 को मैंने लिखा 2√2 टाइम्स लैम्डा, खत्म काम। चलते हैं आगे। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम, पढ़ो एटम की बात आ गई तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए जो मैंने रिजल्ट निकाल के दिया, λ इक्वल्स टू 2πr0n/z, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गई फोर्थ शेल, ठीक है ना, ग्राउंड ये हो गया, यहाँ से यहाँ जंप मार रहा है 4 से 1 में, अच्छी बात है। देन रेशियो ऑफ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, तो कोई बात नहीं, तो बहुत ही सिंपल है। लैम्डा का फॉर्मूला हमें पता है 2πr0, सिंपल इसलिए हमें पता है, नहीं पता होता तो यही मुश्किल लगता। तो डी ब्रोगली कहाँ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो λ1/λ2 ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा n1/n2, n1 हो गया हमारा 4 और ये n2 हो गया 1, तो आंसर आ गया 4:1। तो मेरे ख्याल से अब आप डी ब्रोगली में तो कहीं नहीं अटक सकते, वैल्यूज मैंने बता दी कैसे पुट कर रही हैं, सवाल के टाइप मैंने अब आपको बता दिए। अब आप इतना प्रैक्टिस कर लो तो मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, इसमें आपके सवाल गलत नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से मजा आ गया होगा पूरा इस लेक्चर के अंदर, एक एक टॉपिक हमने कवर कर लिया, एक एक कंसेप्ट पर हमने काम कर लिया, तो ये आपके लिए थोड़े से टाइम में पूरा इतना बड़ा यूनिट जो कि आपके 4 क्वेश्चन पक्के पक्के करा सकता है, उसका एक बढ़िया सा लेक्चर था। अब कल अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो मेरे ख्याल से आपकी एनसीईआरटी मास्टर हो जाएगी, पीवाईक्यू मास्टर हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मास्टर हो जाएंगे। बस नीट के अंदर टिक करके सही से आना है, ठीक है ना, इतना काम आपको करना है, ये मैं नहीं कर सकता। बाकी फिजिक्स की पूरी जिम्मेदारी मैं आपकी लास्ट मंथ के अंदर उठा करके चल रहा हूँ। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।